तो सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जी, सभी को प्रणाम। तो आज की जो हमारी कक्षा है उसका मुख्य विषय है आसनों का मर्म बिंदुओं पर प्रभाव। तो आसनों से जो है मर्म बिंदु पर किस प्रकार प्रभाव पड़ता है और किस प्रकार आसन हमें स्वस्थ रखने में मदद करते हैं। तो मर्म बिंदुओं पर चर्चा करने से पहले इसके पीछे का एक आधार हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं हम। तो सबसे पहले ये है कि हमें हमारे शरीर में जब कोई भी समस्या होती है, चाहे वह स्थूल शरीर से संबंधित हो या सूक्ष्म से या कारण शरीर से, तो उसके पीछे का जो आधार जो है, जो मूल जो कारण जो है, वो हमारा होता है कि जो उस क्षेत्र में, उस एरिया में प्राण शक्ति की कमी के कारण ही हमारे शरीर में कोई भी रोग जो है प्रवेश करते हैं, चाहे वो विशेष अंग ऑर्गन में करें या पूरे शरीर में करें। तो हम देखते हैं कि जो उसका जो मुख्य जो कारण जो है, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, हम बात कर रहे हैं कारण की, रोगों के मुख्य कारण की। तो इसका अर्थ ये है कि जब हम उसका कारण जब जानना चाहेंगे तो हमें जो है कारण शरीर का सहयोग लेना ही पड़ेगा हमें। अगर हम जो है उस रोग को, उस समस्या को जड़ से समाप्त करना चाहते हैं तो कारण शरीर का हमें जो है सहयोग लेना पड़ेगा। और जो कारण शरीर में जो वास करने वाले जो प्राण जो हैं, जो कि भावनाएँ और हमारी जो संवेदनाएँ हैं, जो श्रद्धा भाव है हमारा, तो वो वह जो भावनाएँ जो है हमारी, वो हमारे कारण शरीर के प्राण हैं, जो उस जो हमारे शरीर में जो प्राण शक्ति जो कम हो गई है, तो हम अपनी भाव संवेदना वाले सबसे जो हम कहेंगे कि सूक्ष्म जो प्राण हैं और जो सबसे जो शुद्धतम जो प्राण हैं, भावनाओं के माध्यम से हम अपने शरीर की चिकित्सा कर सकते हैं। और फिर इसके इससे पहले जो आते हैं वो हमारे आते हैं जो जो विचारों के माध्यम से, जो विचार शक्ति, मनन शक्ति जो हमारी होती है, तो उसमें जो हमारे जो प्राण शक्ति जो वास करती है, तो उसे हम मन जो मनोमय कोश के प्राण कहते हैं हम उन्हें। तो जो मनोमय कोश के जो प्राण से भी हम अपने रोगों की चिकित्सा करते हैं। और जो आसन जो कि आज का विषय है, अगर हम इन्हें जो है स्थूल रूप में न लेकर के तीनों रूप में लें, स्थूल, सूक्ष्म और कारण, तो हम जो है उन्हीं आसनों का जो है सिर्फ़ स्थूल शरीर पर ही प्रभाव जो है वह ना पड़े और सूक्ष्म और कारण पर भी उनका प्रभाव पड़े। तो उस तरह जो है हम उन्हें एक समग्र रूप में लेके चलते हैं कि किस तरह जो है जो प्राण जो है, जो तीनों शरीरों का प्राण उस पर्टिकुलर समस्या को जो है समाधान करने में हमारी मदद करता है और उस रोग को हमारे शरीर से पूर्ण रूप से बाहर निकालने में, उस रोग का कारण को मूल रूप से उखाड़ फेंकने में हमारी मदद करता है। तो देखिए आज के समय में जो चिकित्सा पद्धति का जो जो स्वरूप जो है पूरा चेंज हो चुका है। तो वो बदल क्या गया कि अब हम जो है कारण जो हम जो है कोई भी जो हमारी जो समस्या है, जैसे कि मान लीजिए कि मेरे हाथ में ही मेरे दर्द है मेरे, तो हाथ में जो दर्द हो रहा है तो हाथ में दर्द का अर्थ ये होगा कि इसमें जो है हाथों में जो है जो-जो हमारे जॉइंट्स हैं हमारे, तो जॉइंट्स में जो हमारे मर्म बिंदु हैं, तो वहीं पर ही कहीं न कहीं कुछ प्राणों का अवरोध हुआ है। तो अवरोध हुआ है या फिर कुछ एक्सीडेंट हो गया तो वो एक केस अलग बनता है। परंतु जब मूल रूप से जो हमारे प्राणों का अवरोध जो हमारे मर्म बिंदुओं पर हुआ है, तो वहाँ पर जो है प्राण शक्ति पूरी तरह से जा नहीं पा रही है हमारी। तो ना जा पाने के कारण जो है हमारे हाथों में दर्द हो रहा है। तो इसका जो है मूल जो है वो कारण हमें पता है कि इसमें जो है मूल जो कारण जो है वो प्राणिक एनर्जी का सही से फ्लो ना होना ही है। और उसका जो समाधान भी इसी से ही मिलेगा हमें कि जब हमारी प्राण शक्ति हमारे शरीर के भीतर सही से फ्लो होने लगेगी, तो इसका समाधान भी मिल जाएगा। और हम कर क्या रहे हैं कि दर्द हाथ में है और अब हम ये कर रहे हैं कि एक पेन किलर ले लिया हमने। पेन किलर लेने से क्या हुआ कि वो हमारे शरीर के भीतर गया और जो दर्द का सिग्नल, कितना दर्द है, कम है, ज़्यादा है, किस हिस्से में है, उसने उसने क्या किया, उस पेन किलर ने जो है उस सिग्नल को जो ले जाने वाले जो न्यूरॉन हैं, जो नर्व्स हैं, उसके अंदर एक और ब्लॉकेज उत्पन्न कर दिया। एक ब्लॉकेज तो पहले से ही जो है प्राण शक्ति के रूप में पहले से ही हमारे शरीर के अंदर आ चुका था, जिसके कारण दर्द हुआ।
दूसरा ब्लॉकेज ये जो मेडिसिन जो है, जो एलोपैथ मेडिसिन है, ये और एक ब्लॉकेज उत्पन्न कर रही है कि अब वो जो है सिग्नल को ब्रेन तक लेके जाने नहीं दे रही। यानी कि अब आपका माइंड जो है, आपका ब्रेन जो है पूरी तरह कन्फ्यूज़ रहेगा कि जो है वास्तव में दर्द है भी या नहीं मुझे? मुझे अपने में सुधार करना चाहिए या नहीं करना चाहिए मुझे? तो वो जो है उस दिशा में मूल रूप से समाधान करना तो बहुत दूर की बात है, जबकि वो एक नया रोग लेकर के आ रही है। एक और ब्लॉकेज हमें दे रही है हमें वो। तो इसलिए जो है हम अपने जो है मूल जो चिकित्सा पद्धति है, हमें उसी में लौटना पड़ेगा, जो योग के माध्यम से जो हम अपने रोगों का उपचार करते हैं, और जो आयुर्वेद जो है, जो इतना अच्छा विज्ञान जो हमें जो मिला है, तो हम जो है आयुर्वेद में जो है एक जो म म मर्म चिकित्सा जो आती है हमारी, तो जो मर्म चिकित्सा का जो विज्ञान जो है वो आयुर्वेद से ही आया है, और यह जो है इसका जो आधार जो है वह हमारा जो है शरीर के भीतर जो है वात, पित्त और कफ के दोषों को सम करना है। यानी कि जो हमारे शरीर में जो है जिस भी कारण से जो अवरोध उत्पन्न हुआ है, और जो हमारे शरीर की जो मूल जो प्रकृति जो वात, पित्त, कफ जो है, वह कहीं से जो है हमारा जो इम्बैलेंस हुआ है, और वह दोष को जब हम सामान्य कर लेंगे, तो वह हमारी समस्या हमारी जड़ से दूर हो जाएगी। और इसमें भी जो है जैसे आज के समय में और भी जो चिकित्सा पद्धति चल रही है, जो मर्म बिंदु से आस-पास मिलती-जुलती हैं, जैसे एक्वाप्रेशर जो थेरेपी जो है, तो वह भी जो है मर्म बिंदु पर जो प्रभाव डालती है हमारा, और उससे भी जो है हम अपना समाधान पाते हैं। परंतु जो एक्वाप्रेशर का जो मूल जो आधार है, जब हम गहराई में जाएँगे तो ये पाएँगे कि उसका जो मूल आधार जो है हमारी मर्म बिंदु चिकित्सा ही है हमारी। तो जो पहले के समय में जो ऋषियों ने जो हमारे जो एक जिन्हें हम आज के समय में ग्रेट साइंटिस्ट कहेंगे हम, कि उन वैज्ञानिकों ने जो है शरीर के विज्ञान को इतने रहस्यमयी शरीर को इतनी गहराई से जाना, जिसमें स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर को जाना, उनके भीतर जो है मर्म बिंदु को खोजा, कितने तरह के जो मर्म बिंदु हमारे, उसके माध्यम से जो है प्राण का जो जो प्रवाह जो नहीं हो पा रहा था, उसको संतुलित किया, उसको उसको जो ठीक से किया, और हमारी जो नाड़ियों की सफाई करी हमारी। तो यह सारा विज्ञान जो है, जो हमारा जो मर्म बिंदु में जो गहराई से आता है, और एक्वा प्रेशर में जो है, यह जो ऊपरी स्तर पर आता है। तो आइए इसको थोड़ा हम एक बार हम जो है उससे थोड़ा-सा और समझते हैं, स्लाइड के माध्यम से समझते हैं, कि वास्तव में जो है यह जो कार्य कैसे करता है। तो अब हम देखते हैं कि भैया क्या ये स्लाइड्स आ रही है, आपको दिखाई दे रही है? भैया स्लाइड आ रही है। जी, ठीक है भैया। तो हम थोड़ा-सा हम पहले ये देखते हैं कि इसमें जो है ये काम कैसे करता है ये? तो इसके लिए हम देखते हैं, देखिए, पहले हम देखें एक्वाप्रेशर में और मर्म चिकित्सा में जो अंतर जो है, उसके एक बेसिक लेवल पे देखते हैं हम कि इसकी जो उत्पत्ति जो है, वो यह जो है, जो चाइना जो कंट्री है, ये वहाँ पर हुई थी। मतलब इसकी जो चीनी चिकित्सा के रूप में जो है इसकी उत्पत्ति का कारण माना जाता है। और जबकि जो मर्म चिकित्सा की जो उत्पत्ति जो है, ये जो आयुर्वेद शास्त्र से आती है हमारे। और दोनों में जो है वो चीज़ कॉमन है कि जो इसमें जो है कुछ एक बिंदुओं पर जो है, जिन्हें जो है एक्वाप्रेशर में एक्वा पॉइंट्स कहते हैं, और जो मर्म चिकित्सा में मर्म बिंदु कहते हैं, उन्हीं पर ही दबाव डाला जाता है। अब जो एक्वाप्रेशर में हम कहते हैं कि मेरिडियन या ऊर्जा मार्ग, मतलब जो मेरिडियन जो शब्द यूज़ हुआ, तो यह जो है आज के समय में हम मानेंगे कि ये जो है नाड़ियों से संबंधित है, यानी कि ऊर्जा मार्ग, जहाँ से जो है प्राण ऊर्जा का प्रवाह होता है, उनको यहाँ पे मेरिडियन कहा गया। तो ये जो है हमारी जो मर्म चिकित्सा की भाषा में, आयुर्वेद की भाषा में हम इन्हें नाड़ियाँ कहेंगे, कि नाड़ियों से हमारा जो है प्राण का प्रवाह पूरे शरीर में होता है। और इसके अंदर जो है फिर जो चाइनीज़ एक शब्द यूज़ होता है, क्यूआई या सीएचआई, तो क्यू की इस तरह का शब्द यूज़ करते हैं वो, कि वो जो है इनका जो मुख्य उद्देश्य जो है, क्यू और ची का जो प्रवाह जो है इसको उत्तेजित करना है। तो इसको जो है हम आज की भाषा में हम प्राण कहते हैं। तो हम जो है अगर हम इसको जो है आयुर्वेद की भाषा में कहेंगे, तो हमें जो है प्राण के प्रवाह को उत्तेजित करके और इसको जो है सम बनाता है इसको। तो जो कि एक महत्वपूर्ण ऊर्जा है। इन्होंने जो है चाइनीज़ ने इसको भी क्यूआई और ची को महत्वपूर्ण ऊर्जा कहा है। तो हम सब जानते हैं कि प्राण ही हमारे शरीर में एक महत्वपूर्ण ऊर्जा के रूप में विद्यमान है। प्राण है तो जीवन है, प्राण नहीं है तो हमारा जीवन समाप्त हो जाएगा। और अब जो है उसका जो अब इसी के समरूप जो है, जो जो हमारे मर्म बिंदु में जो आता है, जो 107 हमारे मर्म बिंदु होते हैं हमारे। तो जो हमारे शरीर में जो है जो मानसिक और भावनात्मक और शारीरिक तीनों रूप से हमारे शरीर के अंदर जुड़े होते हैं। और जो इनका जो उद्देश्य क्या है, कि जो एक्वाप्रेशर का जो मुख्य उद्देश्य है कि वो इमीडिएट जो दर्द में राहत देता है हमें, और जो जो भी हमारे तनाव में, यानी कि जो मानसिक स्थिति जो है, उसमें जो है थोड़ी हमारी मदद करता है। सिर दर्द होता है या शरीर के अन्य अंगों में जो समस्या होती है, तो उनको थोड़ा दूर करता है वो।
और इसमें जो है इससे एक कदम और आगे बढ़ते हुए मर्म चिकित्सा में जो है ये सब लाभ तो मिलते ही मिलते हैं और इसमें आपका आध्यात्मिक विकास भी होता है आपका। तो आध्यात्मिक विकास जो है वो कैसे होगा वो हम आगे के उसमें देखेंगे हम। तो अब हम देखते हैं कि अब इसके करने के जो तरीके जो हैं, तो चिकित्सक जो होता है जो कि एक्यूप्रेशर जो थेरेपिस्ट जो होते हैं, तो वह जो है अपनी उँगलियों का या तो उँगलियों का सहारा लेते हैं, अंगूठे का सहारा लेते हैं, हथेली का सहारा लेते हैं। जो पॉइंट्स बड़े होते हैं उनमें हथेलियों का सहारा लिया जाता है, जो पॉइंट्स छोटे होते हैं उनपे उँगलियों का अंगूठे का सहारा लिया जाता है। और या फिर औजार भी उपयोग करते हैं कुछ, जैसे कि जो छोटे से जो पॉइंट्स वाले जो वुडन के जो आते हैं जो इक्विपमेंट जो आते हैं वो इसमें यूज़ करते हैं। और जो है अब ये इसमें देखिए इसके विपरीत अब मर्म बिंदु चिकित्सा में क्या है कि जो है उसमें भी जो है हाथ का उपयोग तो हम करते ही करते हैं हम, पर इसके साथ-साथ जो है हम जो है श्वासों का यानी कि जो आसन के साथ में यहाँ पे हो गया प्राणायाम और प्राणायाम का ध्यान और ध्यान के साथ में हर्बल उपचार का अर्थ हो गया कि हमने अपने शरीर के भीतर जो प्राण का अवरोध उत्पन्न हुआ है जिसके कारण से हमारे शरीर में कोई भी रोग आया है, तो उसका जो है उसको कौन-सी जो है आयुर्वेदिक औषधि उसका हर्बल उपचार जो है इंटरनल दिया जाए, एक्सटर्नल दिया जाए, किस रूप में उसे दिया जाए, कितनी मात्रा में उसे दिया जाए। तो यह जो हर्बल उपचार भी इसके अंदर आता है। तो एक तरह से जो संपूर्ण जो पंचकोश जो है, वो हम कह सकते हैं कि इसमें जो है, जो मर्म चिकित्सा में सिमट करके आ जाता है हमारे लिए। तो अब हम देखते हैं कि जैसे हमारे अब थोड़ा-सा म मर्म के बारे में थोड़ा जानते हैं हम कि जो मर्म जो हमारे जो शरीर के भीतर जो होते हैं, तो हमारे जो शरीर के भीतर 107 प्रकार के जो मर्म होते हैं, उनको जो है अलग-अलग स्थानों के आधार पर वर्गीकरण किया जाता है। जिससे कि जो है हमें चिकित्सा करने में आसानी हो, हमें अपने शरीर को अधिक गहराई से समझें, क्योंकि कोई व्यक्ति किसी तरह से समझता है, कोई व्यक्ति किसी तरह समझ सकता है। तो हम जो है अलग-अलग तरह से इसको जानते हैं कि जो मर्म बिंदु जो है किस-किस तरह के मर्म बिंदु होते हैं और इनका उपचार जो किस तरह संभव है हमारा। तो हम मोटे तौर पे हम देखें कि 107 तरह के जो मर्म बिंदु जो कि ऊपरी अंगों में और निचले अंगों में, जो ऊपरी अंगों जैसे हमारे हाथ आ गए हमारे और हमारी जो है अब हमारा जो ऊपरी अंग जो ये वाले आ गए सब हमारे और इसके अंदर जो है मुख्य रूप से हमारे हाथ वाला जो है ऊपरी अंग में आएगा और पैरों वाला जो हिस्सा है वो निचले अंगों में आएगा हमारा। और इसके बाद फिर पेट और छाती आ गए हमारे और पीछे अंग आ गए हमारे जो यानी कि जो कमर होगी हमारी पीछे की साइड की हमारी, तो वो हमारा जो पिछले साइड वाले अंगों में आ गया हमारा। और सिर और गर्दन में जो हमारे जो है 37 जो हमारे जो मर्म पॉइंट्स है, तो इन सबको हम जोड़ेंगे तो 107 मर्म पॉइंट बनते हैं हमारे। अब इस प्रकार जो है, अब इनका जो है ये तो वर्गीकरण हो गया हमारा कि स्थान के आधार पर, कौन से किस स्थान पर है। अब है कि एक वर्गीकरण है घातक और उपचारात्मक। यानी कि जो अगर जो हमारे जो घातक जो हैं, यानी कि जहाँ पर अगर घात होता है किसी भी तरह से, तो वहाँ पर जो है, वहाँ पर किसी भी व्यक्ति की जान भी जा सकती है। तो जो जो मारण का जो प्रयोग होता है या जो जो व्यक्ति किसी की जान लेना चाहते हैं, वो ऐसे स्थान पर ही वार करते हैं कि जो हमारे जो घातक मर्म जहाँ पर होते हैं हमारे। तो उससे जो है तो हमें ये जानना चाहिए और इससे हमें कैसे बचाव करना है, तो उसके अनुरूप हम उसे जान पाएँगे। अब जो है वो उपचारात्मक जो है जो घातक मर्म जो हमारे होते हैं, वो हमारे जो है अत्यंत संवेदनशील होते हैं हमारे। तो उसलिए जो है उनका उपचार भी जो है उसमें उसमें भी बड़े सावधानी बरतनी होती है हमें कि उसमें जो है अधिक उस हिस्से को ना दबाया जाए, जिससे कि साइड इफ़ेक्ट ना हो हमें। तो किसी एक्सपर्ट की हमें राय लेनी चाहिए यहाँ पर। और उपचारात्मक जो हमारे जो कि जो किसी भी बीमारी से उपचार के लिए जो कार्य जिस पे हम कार्य करते हैं, जैसा कि हम जो है एक्वाप्रेशर पॉइंट में करते हैं हमारे। तो ये सब उपचारात्मक मर्म हुए हमारे। अब जो हमारे जो होते हैं, अब एक और वर्गीकरण है जो सही और गहरा। मतलब कि एक तो जो ऊपरी सतह पर जो मर्म पॉइंट होते हैं, तो जो उनको जो क्या कहा जाता है कि हमारे स्किन के ऊपर-ऊपर वाले हिस्से में जो हमारी जो स्किन जो है, इसके ऊपर-ऊपर वाले हिस्से में अधिकतर मर्म पॉइंट्स हमारे सही ही होते हैं हमारे। और जो आंतरिक जो गहरे जो मर्म जो होते हैं हमारे, वो कुछ अंदर तक गहराई में दबे होते हैं। अंदर तक गहराई में जैसे कि जो है जैसे कि हम जो है मूलाधार चक्र पे लेते हैं हमारे। तो मूलाधार चक्र हमारा जो अत्यंत संवेदनशील है और वो जो है गहरा मर्म कहा जाएगा, वो जो है गहराई में स्थित है। जैसे और जो जैसे कि जो हार्ट के आस-पास वाले जो मर्म बिंदु जो हैं, वो भी गहराई में स्थित हैं हमारे। तो जो वो जो गहराई वाले जो जो मर्म जो हैं हमारे, तो उनको जो प्रभावित करने का जो है अलग तरीका होता है। पर हमें ये जानना चाहिए कि कौन से हमारे किनको हम जो दबाने से ऊपरी दबाने से जो है, उन पे असर पड़ेगा हमारा और किसको जो हम गहराई से दबाएँगे तब हमारा असर पड़ेगा हमारा। और अब हम जो है 3 जो हमारे जो प्रधान मर्म हैं, वो हमारे जो हैं हमारे कहते हैं हृदय मर्म जो हो गया और एक हो गया वस्ती और एक हो गया शीर्ष, जो कि मूत्राशय के आस-पास है। इसलिए आप देखते हैं कि जब इस हिस्से में जब चोट की जाती है जब, तो जो है इसका बहुत ही गहरा प्रभाव और इमीडिएट प्रभाव होता है और यहाँ तक हमारी जान भी जा सकती है। अब आता है कि जो आकार के आधार पर हम देखते हैं, तो अब जो है मर्म बिंदु जो है हमारे कुछ तो हमारे जो वो छोटे मर्म बिंदु होते हैं, वो बिल्कुल जो है बिल्कुल हमारी उँगली की नोक से भी बहुत छोटे होते हैं वो।
तो जो है इस प्रकार जो है हम उनके लिए जो है उनको मापने के लिए जो है हम उँगली की इकाई का हम उपयोग करते हैं। तो उँगली की इकाई का जो अर्थ का क्या है कि जैसे कि हम जो है चारों उँगलियों को जब हम दोनों हाथों को इस प्रकार जोड़ लेते हैं, तो दोनों हाथों को जोड़ने पर जो है बाईं और दाईं की जो छोटी उँगली जो है जब जब एक-दूसरे से स्पर्श करती हैं, तो उसके आधार पर जो अब इसकी चौड़ाई नापें। जैसे कि मान लीजिए कि मेरी अगर चौड़ाई जो है अगर 7 सेंटीमीटर आई है, 7 सेंटीमीटर आई है, ये तो 7 सेंटीमीटर को जो है 8 भागों में बाँट लेंगे। तो 7 सेंटीमीटर का 8 भागों में बाँटेंगे तो उसका जो है 1 भाग जो है 1 सेंटीमीटर से कुछ कम होगा। तो ये कहते हैं कि हम की जो है उस व्यक्ति के लिए माप की जो इकाई जो है वो वह जो है 1 उँगली की इकाई है वो। उसकी जो 1 उँगली का जो माप जो है वह हमारा जो है 0.9 सेंटीमीटर कहा जाएगा। तो इस प्रकार जो है हम अपने जो मर्म को जो हम नापते हैं तो यह उस तरह हमारे सहयोगी रहता है हमारे। जैसे कि देखिए एक छोटा-सा हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि जो है हमारे हाथों हाथों में जो है जब हम हाथों को इस प्रकार जो है जेंटली बंद करते हैं, मुट्ठी बंद करते हैं, तो ये जो सबसे बड़ी उँगली जो है, सबसे बड़ी उँगली जहाँ पर छूती है तो यहाँ हमारा जो है ताल हृदय मर्म होता है, ताल हृदय मर्म। तो ताल हृदय मर्म को जो है हम इसको जो जो प्रेशर देकर के रिलीज़ करते हैं, तो हमारा जो मर्म बिंदु जो वो प्रभावित होता है। तो यह जो है हार्ट में जो ब्लड फ्लो को सर्कुलेट करने में हमारी मदद करता है हमारा। और इस प्रकार जो है जो जो कुछ मर्म हमारे जो है ऐसे होते हैं कि जो जैसे कि ये कोहनी है आपकी, कोहनी से जो है हम कोहनी से 4 उँगल ऊपर जाएँगे। कोहनी से 4 4 उँगल यहाँ पे जो कोहनी के बीच का जॉइंट जो है, यहाँ पर हम अपनी उँगलियों को रखेंगे। उँगलियों को रख कर के और अब हम चारों उँगलियाँ इस पे रखते हैं। चारों उँगलियाँ रखने में जो बड़ी वाली जो सबसे जो ऊपर वाली उँगली जो है, सबसे ऊपर वाली उँगली के नीचे और इस उँगली के सीध में, सबसे बड़ी वाली उँगली के सीध में जब हम आते जाएँगे और इन 4 उँगलियों के ऊपर यानी कि यहाँ पर जब हम दबाएँगे, तो ये जो एक जो मर्म जो मिलता है, ये हमारे जो मांसपेशियों में खिंचाव, तनाव जो होता है, ये हमारे इसको दूर करने में जो है मदद करता है हमारी। तो जो है इस तरह जो है इनका जो माप जो होता है, आप देखिए जो मर्म बिंदु का जो माप जो है वो आपकी उँगली के इकाई के आधार पर हुआ। तो यहाँ पर जो है उँगली की इकाई को समझना हमारे लिए ज़रूरी है कि हमारी जो अब जैसे कि जो जो जहाँ मर्म बिंदु मेरी उँगली की इकाई पे मिलेगा और अगर मैं अपनी उँगलियों का उपयोग आपके हाथ पर करता हूँ, तो वह इकाई जो है वहाँ पर नहीं चलेगी वहाँ पर क्योंकि हर एक व्यक्ति के शरीर का जो माप जो है वह उसकी जो है अपने उँगलियों के माप के हिसाब से होता है। तो हम जैसे कहते हैं अपना शरीर जो है 96 उँगल माप का होता है हमारे। तो इसलिए हम जो है अपनी उँगली के माप के हिसाब से ही हम अपने मर्म बिंदु की खोज करते हैं और पाते हैं और सही मर्म बिंदु हमें मिलते हैं तो उनको दबा करके हम उनका लाभ उठाते हैं। तो ये तो एक तरीका है कि हम मर्म बिंदु को समझे, जाने और उनका लाभ उठाएँ। अ, और एक तरीका ये होता है कि जो जो मर्म बिंदु जो है हमारे जो आसनों से जो कौन-कौन से मर्म बिंदु प्रभावित होते हैं। तो पहले मर्म बिंदु को जान लेना ज़रूरी है, उसके बाद हम उस पे चर्चा करेंगे। अब हमारा आता है कि 3 प्रकार के जो मर्म जो हमारे होते हैं, जो कि आकार के आधार पे होते हैं। एक हमारे छोटे मर्म्स होते हैं, जो कि हमारा जो है उँगली की आधी उँगली के आकार के बराबर होते हैं, 1 उँगली तक होते हैं। फिर जो मध्यम वाले जो हैं 2 से 3 उँगली के साइज़ के होते हैं और जो 4 उँगल के साइज़ के सबसे बड़े मर्म होते हैं हमारे। तो अब जैसे कि जो है चोट लगने के आधार पर जो है जो कि तत्काल जिसमें मृत्यु हो सकती है, तो यह जो है बहुत ही महत्वपूर्ण मर्म होते हैं, जिसमें हमारे जो है हार्ट वाले हो गए हमारे और एक जो नाभि हो गया देखिए, नाभि हमारा जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण हमारा मर्म बिंदु है हमारा। तो अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे, अभी सिर्फ इतना जान लेते हैं कि जो जो तत्काल मृत्यु जो देने वाले जो मर्म जो है, उनकी हमें विशेष सुरक्षा करनी होती है और उनकी विशेष सुरक्षा से हमें फिर जो है उसमें विशेष लाभ भी मिलता है। तो जो जो इतने महत्वपूर्ण मर्म हैं, जब हम उनकी चिकित्सा जब हम करते हैं, तो उनका जो कार्यक्षेत्र जो है पूरे शरीर में फैला होता है। तो उनके कार्यक्षेत्र जो मुख्य अगर मर्म बिंदु अगर हम चिकित्सा करें, तो उसके माध्यम से जो है हम अधिक से अधिक लाभ हम जो है कुछ सिलेक्टेड मर्म पे काम करके हम उठा सकते हैं। तो हम जैसे कि बहुत बार हमें समझ में नहीं आता कि हमारी पाचन क्षमता हमारी कमज़ोर है हमारी, तो वो समझ में नहीं आता, दो डॉक्टर भी नहीं समझ पाते कि क्या कारण होता है। तो कई बार जब हम आयुर्वेद में जाते हैं तो पता लगता है कि हमारी जो है नाभि हमारी सेंटर में टिकी हुई नहीं है। मतलब नाभि हमारी जो है सेंटर में जो है सेंटर से हमारी हटी हुई है हमारी। तो नाभि जब सेंटर से हट जाती है, टिक जाती है, तो उस अवस्था में जो है नाभि के जो है टिकने के कारण जो है हमारे शरीर में जो पाचन संबंधी रोग उत्पन्न हो जाते हैं। लूज़ मोशन हो गया, खाना डाइजेस्ट नहीं हो रहा, खट्टे डकार, गैस, इस तरह की समस्या आने लगती है। और इसका समाधान बहुत ही सिंपल होता है और हम इसे काफ़ी कॉम्प्लेक्स बना देते हैं अन्य चिकित्साओं में। तो अगर हम अपनी नाभि को सेंटर में लेकर के आ जाएँ, नाभि को सेंटर में लाने का जो उपाय जो है वो हमारा जैसे कि धनुरासन है हमारा, वो हम आगे उस पे डिस्कस करेंगे। तो उसके माध्यम से जो है हम ये जानते हैं कि हमारी जो नाभि जो है हमारी सेंटर में आने के बाद में वह जो है सही से कार्य करने लगता है। अब हम जानते हैं कि नाभि को सेंटर में है या नहीं है, जाँच कैसे करेंगे? तो जाँच करने के लिए देखिए, हम जैसे खड़े होते हैं बिल्कुल सीधा और खड़े होने पर जो है हम बिल्कुल सीधा खड़े हो जाएँ और अपने हाथों को ढीला छोड़ दें। हाथों को ढीला छोड़ने पर जो है
हाथ की जो ये जो एक रेखाएँ हैं, जो जो मुख्य जो रेखाएँ दोनों रेखाओं को आपस में मिलाते हैं। तो आप पास से देखिए आप थोड़ा-सा, जब हम इन रेखाओं को आपस में मिलाते हैं, तो रेखाओं को मिलाने के बाद में अब जो जो हमारी जो उँगलियों की जो रेखाएँ जो हैं, यह आपस में मिल रही हैं या नहीं मिल रही, यह देखना चाहिए। हमारे हाथ को ढीला छोड़ते हुए, शरीर को ढीला छोड़ते हुए, तो सामने वाला व्यक्ति इसकी अच्छे से जाँच कर सकता है कि अगर ये रेखाएँ हमारी मिल रही हैं, तो अभी सभी रेखाएँ हमारी लाइन में हैं, तो इसका मतलब है कि हमारी नाभि एकदम ठीक है। अगर ये थोड़ी-सी इस तरह होती है, मान लीजिए कि ये लाइन इस लाइन से नहीं मिलती, ये लाइन इस लाइन नहीं मिलती, जो तो जितनी मात्रा में ये ऊपर-नीचे होती है, उतनी ही मात्रा में हम समझेंगे कि हमारी नाभि जो है डिगी हुई है हमारी। और जो हमें अगर हमें समस्या मिल गई तो समाधान जो है, हम अपने आसनों के माध्यम से पाएँगे कि हम जो है कौन-सा आसन करके अपनी नाभि को जो है हम सेट कर लें और इसके जो जो स्थान का जो मर्म है उसको हम उससे हम जो है वो लाभ उठाते हैं उसका। तो इस प्रकार जो है अन्य मर्म भी हैं हमारे जो कि जिसके बारे में अभी हम चर्चा नहीं करते हैं, बाद में करेंगे इसमें। और अब देखिए कि उनकी संरचना के आधार पर है कि जो है स्नायु मर्म है, अस्थि मर्म है, संधि मर्म है, जो कि सभी जॉइंट्स में रहता है हमारे। तो अब देखिए जो संधि मर्म जो होता है, जो जहाँ जॉइंट्स में रहता है, तो हम उन्हें कहते हैं उपत्तिकाएँ भी कहते हैं। तो जो उपत्तिकाएँ और ये सब जो कॉन्सेप्ट जो है, ये सब आपस में मिलता-जुलता कॉन्सेप्ट ही है मतलब। तो जो उपत्तिकाएँ भी हम कहते हैं कि उपत्तिकाओं में अवरोध उत्पन्न हो गया। उपत्तिकाएँ जो है वास्तव में जो हमारे जो नाड़ियों का जो जाल जहाँ पर बनता है, और सबसे अधिक जो नाड़ियों का जाल जो हमारे शरीर पे बनता है, वो हमारे जॉइंट्स में ही बनता है हमारे। तो इसलिए हम अगर जो है जैसे हम जो जैसे कि हम जो योग सेंटर में जो अथर्व योग सेंटर की जो क्लासेज़ चलती हैं, उसमें हम देखेंगे कि उसमें जो आसन और प्राणायाम जो-जो कराए जाते हैं, तो वो लगभग-लगभग जो है 100 से अधिक मर्म बिंदु पर प्रभाव उसी में ही आ जाता है हमारा। तो हम जो है और इसमें आप देखिए जो संधि जो मर्म है हमारे जो है, तो उनके माध्यम से जब जो हमारी जो उपत्तिकाएँ जो हमारी क्लीन होने लगती है हमारी, जो उपत्तिकाओं की सफाई होने लगती है, तो अब जो प्राणों का जो अवरोध जो है वह धीरे-धीरे समाप्त होता जाता है और प्राणों का अवरोध जब हमारे शरीर से समाप्त होता जाएगा, तो अब हमारे शरीर में नई ऊर्जा का संचार होगा और नई ऊर्जा के संचार होने से हमारे शरीर से उस रोग की समाप्ति हमेशा के लिए हो जाएगी। मतलब ये है कि आपको जो है हर समय जो है आपको आयुर्वेद दवा की भी आवश्यकता नहीं है, एलोपैथी की तो आवश्यकता नहीं रहेगी और आपको आयुर्वेद की दवा की आवश्यकता भी नहीं रहेगी। फिर आप जो है अपने शरीर को पूर्ण रूप से योग के माध्यम से ही ठीक कर पाएँगे आप। तो यह जो है तो इस प्रकार हम अगर जैसे-जैसे हम गहराई में अब जानते जाएँगे कि हमें जो है रोगों का जो मुख्य कारण क्या है, तो हमें किन मर्म बिंदुओं पर चिकित्सा देनी है हमें, तो उसके अनुसार जो है हम उन पर दबाव डालेंगे या तो हम जो है अपने हाथों से, उँगलियों से, हथेली से दबाव डालेंगे या हम जो है उस तरह के आसन करेंगे हम जिन आसनों के माध्यम से उन पे दबाव पड़ेगा और जो है फिर हम उस तरह के जब हम प्राणायाम भी करेंगे क्योंकि जो मर्म बिंदु तो तीनों शरीरों से संबंधित है। और फिर एक सबसे एक महत्वपूर्ण जो है जो कि हमारा जो है कारण शरीर जो है, तो आप देखिए जो पहले के समय में जो चिकित्सा के लिए इतने अधिक वो जो हॉस्पिटल नहीं हुआ करते थे आप और रोगी भी कम होते थे। तो ऐसा क्यों होता था? तो इसके बारे में जब हम गहराई से जानेंगे तो हम ये समझते हैं कि पहले के समय में जो हमारे जो पूर्वज जो थे, जो ऋषि-मुनि जो थे, वह जो है सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर पर अधिक ध्यान दिया करते थे और उनके माध्यम से वो स्थूल शरीर को प्रभावित करके उनके रोगों को समाप्त कर दिया करते थे। तो पहले के समय में जो हमारे जो मंदिर हुआ करते थे, मंदिर ही हमारे एक तरह से बहुत बड़े चिकित्सालय होते थे। तो मंदिर हम आज के समय में हम कहते हैं मंदिर जाने से क्या होगा? तो उसमें जो है हमारा सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर का उपचार होगा, हम आज की भाषा में उसे समझे तो। तो उसमें जो है जो हमारी जो हम जो उस वहाँ बैठ कर के ध्यान करते हैं, गहरे लंबे प्राणायाम लेते हैं और भावनाओं के माध्यम से अपने भावनाओं वाले प्राण शरीर के उस हिस्से में लेकर के जाते हैं, तो हमें एक बड़ा ही रिलैक्स, एक बड़ी ही शांति मिलती है हमें। तो वह जो है एक तरह से हम अपने मर्म बिंदुओं पर जो कि अंदर से बहुत गहराई के जो मर्म बिंदु है जिन पर जो है स्थूल तरीके से कम प्रभाव डाला जा रहा है, तो उसमें जो है जो गहरे मर्म बिंदुओं का असर भी गहरा होता है फिर। तो उन उन जो गहराई में छिपे हुए मर्म बिंदु हैं जिनका प्रभाव भी पूरे शरीर में व्यापक है, तो उन पर हम जब दबाव डालते थे अपने जो है ध्यान के माध्यम से, प्राणायाम के माध्यम से, मंदिरों में ध्यान करके, तो वह जितनी गहराई में जाते थे तो उसके अनुरूप हमें जो है उन्हीं से ही हमें स्थूल शरीर में लाभ मिलने लगता था। तो जो वैसे जो गहरे जो मर्म बिंदु हैं हमारे, वह हमारे शरीर के सातों चक्र हैं। तो सातों चक्र जो है वास्तव में हमारे जो है 7 जो है गहरे छिपे मर्म बिंदु हैं हमारे। तो हम जो सातों चक्रों पर किस तरह प्रभाव डालते हैं हम जब आसन जब हम करते हैं तो आसनों में हम कहते हैं मणिपुर चक्र हमारा प्रभावित हुआ। तो मणिपुर चक्र हमारा जब स्थूल रूप से प्रभावित हुआ तो क्या हमने वहाँ पर अपने मन को भी लेकर के गए हम? हमारे विचार कहाँ थे उस समय? यानी कि जो है उस जो मणिपुर चक्र पर जो है जो हमें स्थूल रूप से जो हमें बाहरी लाभ मिला हमें,
अब हम जब अपने मन के विचारों को वहाँ पर लेकर के जाएँगे तो उससे जो 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 अंदर जो गहरा जो मर्म बिंदु जो छुपा हुआ है जो, तो उससे जो है मणिपुर चक्र पर प्रभाव होगा। अब हम जब भावनाएँ लेके जाएँगे तो भावनाओं से भी आपने जब ध्यान दिया होगा कि जो जब हम लोग गहरे ध्यान में जाते हैं, तो भावनाओं से हमारे शरीर में एक विशेष कंपन उत्पन्न होता है। वो विशेष कंपन जो है, अगर हम उसे स्थूल भाषा में कहें तो वो एक तरह की वाइब्रेशन थेरेपी है। वाइब्रेशन से जो है जब हम शरीर को झकझोर देंगे, तो झकझोर देने से हमारे शरीर के भी जो जो जहाँ पर भी जो ब्लॉकेज है वो खुलने लगते हैं। तो खुलते हैं तो उससे भी एक तरह की वो चिकित्सा भी होती है। परंतु जो है उन पॉइंट्स का क्या, जो जो कि जो है बहुत ही सूक्ष्म है, जिनको हम देख भी नहीं पाते, जिन्हें जिन्हें हम देखने में सक्षम नहीं हो पाएँगे कभी भी। तो उन मर्म बिंदुओं की जो चिकित्सा, जो उनकी जो वाइब्रेशन देने का जो उपाय है, हमारी भावनाएँ हैं, हमारी संवेदनाएँ हैं, हमारा श्रद्धा भाव है हमारा। तो हम श्रद्धा भाव, भावनाओं से हम उन मर्म बिंदुओं का उपचार करते हैं, जो कि जो है स्थूल तरीके से पकड़ में नहीं आते। इसलिए हम अक्सर कहते हैं कि जैसे बाबूजी ने बहुत अच्छे से हमें समझाया है कि हम जो है जब भी हम आसन करें, तो आसन के साथ में अपने मन को भी वहाँ एकाग्र करें, दूर अगर मन बार-बार भागता है, तो दोबारा से लेकर के आएँ, दोबारा से लेकर के आएँ। पर अभ्यास इसका कंटिन्यू रहना चाहिए और अपनी भावनाओं को साथ में अवश्य जोड़ें। भावनाओं को जोड़ेंगे तो कारण शरीर का लाभ मिलेगा और कारण शरीर का लाभ जो है स्थूल शरीर के लाभ से कहीं अधिक प्रभावशाली है, क्योंकि वो अधिक सूक्ष्म है, उसके अंदर जो है और अधिक सूक्ष्म और अधिक रिफाइंड प्राण का फ्लो होता है हमारे। इसलिए जो है वह जो है भावनाएँ हमारे लिए उतनी ही महत्वपूर्ण है जितना कि स्थूल शरीर है। इसलिए जैसे कि एक प्रश्न भी आता था कि जो है क्या हमें ज़िंदगी भर हम आसन करते रहेंगे इसी प्रकार हम? नहीं, फिर अगर जैसे हमारा सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर मजबूत होता जाएगा, तो आप अपने सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर की भावनाओं मात्र से ही जो है उस अंग को प्रभावित करके आप लाभ ले लेंगे और आपको जो है नाम मात्र का ही स्थूल शरीर की जो एक्सरसाइज़ है उतनी करनी पड़ेंगी आपको। तो हम हमें उसमें इसलिए हम जो है उसमें हमें गहराई लाने की आवश्यकता है हमें कार्य करने के लिए। तो अब हम आगे देखते हैं। अब देखिए इनका जो मुख्य जो वर्गीकरण जो है, अब हमारे जो 5 प्राण जो हैं, तो जैसे कि जो मर्म बिंदु जो हमारे जो शरीर में जो होते हैं, तो मर्म बिंदुओं का जो मुख्य जो कार्य जो होता है, वह जो हमारे तीनों तरह के दोषों को सम करना होता है, वात, पित्त और कफ प्रकार के दोषों को। तो हम जो है हम जैसे कि हम जो 5 प्रकार के जो वायु हैं, यानी कि वात है, यानी कि प्राण, उदान, समान, व्यान, अपान। तो हम जो है इनमें देखते हैं कि इनके जो संबंधित मर्म हमारे कहाँ-कहाँ पर हैं और इनका जो है जगह कहाँ पर है, हमारे शरीर में इनके स्थान कहाँ पर हैं। और इस प्रकार जो हम देखते हैं कि जो हमारा जो पित्त अगर हमारा बिगड़ गया है, तो 5 प्रकार का पित्त भी 5 प्रकार का होता है। अभी तक हमें पित्त को हमें एक एक प्रकार से जाना है, जबकि ये वास्तव में ये 5 प्रकार का होता है। आयुर्वेद में इसका वर्णन और गहराई से मिलता है। तो जो है हमारा 5 प्रकार का पित्त और 5 प्रकार का कफ, तो जो है इस प्रकार से हम देखते हैं कि हमारे किस अंग में जो हमारा पित्त जो है विकृत हुआ है, पाँचों प्रकार के पित्त में से कौन-सा पित्त विकृत हुआ है, उसका स्थान कहाँ पर है। इसी प्रकार हम अपने कफ में देखेंगे कि हमारा जब कफ विकृत होता है, तो उसका अगर हमें सटीक उपचार करना है, तो हमें जो है उसके सटीक मर्म को जानना ज़रूरी है। अब जैसे कि देखिए, जैसे किसी को हार्ट की समस्या है, तो हार्ट की समस्या के लिए हम कहते हैं कि ताली बजाने से जो है हम ताली बजाएँगे तो हमारे मर्म बिंदु सारे दबेंगे हमारे और हमें लाभ मिलेगा। लाभ तो हमें मिलेगा हमें, पर अगर हम जो सटीक मर्म बिंदु पर लेकर के आते हैं ताल हृदय मर्म, तो ताल हृदय मर्म जो उँगली के दबाने पे ये जो हमारी जो बड़ी वाली उँगली जहाँ पर टिकी हुई है हमारी, तो बड़ी वाली उँगली जो टिकी हुई है इसको हटा करके ये वाला जो पॉइंट है, अगर हम इस पॉइंट को अगर हम जो है दबाएँगे तो ये अपेक्षाकृत जल्दी लाभ देगा। तो आज के समय में रोगियों को यही चाहिए होता है कि हमें जो है कोई भी समस्या है हमें उसका जो है इमीडिएट लाभ मिले। और इमीडिएट लाभ पाने के लिए जो है हमें उतना ही जो है हमें अपने शरीर को समझना होगा और हमें उतने परम बिंदु को समझना है हमें। हमें जितना-जितना ज्ञान बढ़ाते जाएँगे, तो हम जो है एक सटीक पॉइंट्स पर हम जो है वो कंसंट्रेट करके उसका लाभ ले पाएँगे। अब देखिए कि इसमें जो है इसके लिए हमें जो मुख्य रूप से हमें ध्यान क्या करना है कि जो मर्म बिंदु को जैसे हम दबाते हैं, चाहे हम हाथ से दबा रहे हैं या आसनों के माध्यम से हम कर रहे हैं, तो एक तो हमें जो है खाली पेट हमें करना चाहिए। या हमें जो जब हाथ से मर्म बिंदु को दबाना है तो कम से कम भोजन के 4 घंटे बाद ही उन्हें दबाएँ उन्हें। तो उससे ये हुआ कि उस समय जो अवरोध हमारा शरीर में जो है, क्योंकि शरीर की जो अधिकतर जो ऊर्जा जो है नहीं तो हमारे पेट के आस-पास घूमती रहेगी और वहीं पर ही जो है वो जो है दूसरे हिस्से में जब हम दबा भी रहे हैं उस समय काम नहीं कर पाएगी वो। तो खाली पेट हम कोई भी आसन करते हैं, तो उस समय जो मर्म बिंदु हमारे अधिक प्रभावित होते हैं हमारे। तो इनको जो है मर्म बिंदु दबा करके या मर्म बिंदु की मालिश के ज़रिए, तो हमें जो उनकी उनको हल्की उत्तेजना देनी होती है। अब हल्की उत्तेजना का जो अर्थ जो है वो प्रत्येक व्यक्ति के लिए अलग-अलग होगा। छोटे बच्चे के लिए अलग, वयस्क के लिए अलग और जो है एक जो बूढ़ा व्यक्ति है उसके लिए अलग। और उसमें भी स्किन के हिसाब से भी अलग होगा। एक मोटे व्यक्ति के लिए अलग, पतले व्यक्ति के लिए अलग। तो उसके हिसाब से हमें उसपे पॉइंट पे उतना ही दबाव देना है कि जिससे कि वो जो है मर्म जो है डैमेज ना हो। मतलब हमें हमें उसके बारे में पता होना चाहिए कि जो हमें जो है हमें और दबाव
दबाव जब हम देते हैं किसी भी मर्म बिंदु पर, तो जो है इस प्रकार जब मुझे दबाव दिया फिर रिलैक्स किया, दबाव दिया, हम लगभग हम 1 सेकंड से कुछ कम तक हम दबाव देते हैं फिर रिलैक्स करते हैं, दबाव देते हैं फिर रिलैक्स करते हैं। तो इस प्रकार जो है जो जब हम इसमें दबाव देंगे तो इसमें जो हमें साइड इफेक्ट होने की चांस हमें नहीं होते हैं। और हम चाहे दबाव दे करेंगे, मालिश देके भी कर सकते हैं इसके अंदर हम, और सिकाई करके भी कर सकते हैं। जैसे कि हम जो है जब सेंधा नमक जो होता है, सेंधा नमक को गर्म करके उसको बांध करके उसकी सिकाई करते हैं, तो पेट के वो जो पीठ के दर्द में हमें काफी रिलैक्स मिलता है हमें। तो वह भी जो है मर्म बिंदु की सिकाई हो जाती है हमारी, इससे हमारी, उससे भी हमारी ब्लॉकेज खुलती है। जहाँ पर जो है जहाँ पर जो है दबाने पर बहुत अधिक दर्द हो रहा है, तो वहां पर जो सिकाई वाला या मालिश वाला जो है, उनमें से जो हम मर्म बिंदु पर प्रभाव डालने वाला जो है कोई एक जो है वो जो क्रिया वो करते हैं, तो उस क्रिया को करने से हमारे मर्म बिंदु जो है हमारे उनकी जो ब्लॉकेज है वो खुलने लगती है। तो अब देखिए ये मुख्य रूप से ये सारे मर्म बिंदु हैं हमारे शरीर के अंदर। तो ये सब जो मर्म बिंदु जो हमारे जो हैं, तो इन्हीं मर्म बिंदुओं के अकॉर्डिंगली जो है अब हम अगर हम जब इनमें देखते हैं कि जब हम जितने भी हम एक्सरसाइज करते हैं अपने जो सुबह में जो है, तो इन्हीं सबसे ये सब सारे मर्म बिंदु जो प्रभावित होते हैं हमारे। तो अगर जिनको जैसे घुटनों की समस्या है, तो उनका जो उनको देखिए उनका जो जानु वाला जो मर्म बिंदु है और एक जो अनी वाला है, यह जो प्रभावित जो है किन किन आसनों से अधिक हो रहा है, तो उनको जो है वो आसन करने चाहिए। तो सूक्ष्म व्यायाम उन्हें अधिक करना चाहिए, उस हिस्से का व्यायाम अधिक करना चाहिए। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो हम जो है अपने शरीर को आगे से देखें और पीछे से देखें। तो जो हमारे शरीर के आगे वाले हिस्से में मर्म बिंदु है और पीछे वाले हिस्से में मर्म बिंदु है हमारे। तो उनको जो हम आसनों के माध्यम से दबाव डाल के कैसे ठीक करते हैं, ये हम आगे देखते हैं। तो अब हम देखते हैं जैसे ये हमारे जो आसन है हमारे जो मुख्य रूप से जो सबसे पहले तो हमें जो सूक्ष्म व्यायाम जो हमें बताए गए हैं, तो सूक्ष्म व्यायाम से भी हमारे जो है उपत्तिकाओं की सफाई होती है और हमारे मर्म बिंदु प्रभावित होते हैं। और यहाँ पर अभी हम जो है आज हम थोड़ा चर्चा करते हैं कि जो है जो हमारे जो प्रभावी और महाप्रभावी आसन जो हैं, उनके माध्यम से कौन कौन से मर्म बिंदु प्रभावित होते हैं। तो हम इसमें करके देखते हैं, हम एक एक करके हम देखते हैं। पहले सर्वांग आसन आता है, देखिए सर्वांग आसन जो है हमारा, तो जो सर्वांग आसन में आप देखिए कि है इससे जो हमारी इसको जो है देखिए कैसे करते हैं, पहले हम ये देख लेते हैं। हो सकता है कि ये पीछे से थोड़ा दिखाई ना दे। पहले जो है अपने हम पहले कमर के बल पे लेट जाते हैं, और कमर के बल पर लेट करके धीरे धीरे अपने पैरों को ऊपर उठाते हैं और 90 डिग्री पर लेकर जाते हैं। देखिए 90 डिग्री पर लाने पर भी आपको जो है ना कमर के रीढ़ की हड्डी के दोनों तरफ वाले जो मर्म बिंदु पर दबाव आना शुरू हो गया। देखिए आप यहाँ पर आपका दबाव शुरू हो जाता है आपका। आप दोनों हथेलियों को सपोर्ट देते हुए और दोनों पैरों को पीछे ले जाते भैया इसमें हैं। जी। तो हम जो है पहले हम सर्वांग आसन में हम पहले कमर के ऊपर लेट जाते हैं, और हम जो है पहले हम अपने पैरों को ऊपर उठाते हैं। इतना 90 डिग्री उठाने पर हम देखते हैं कि कमर के रीढ़ की हड्डी के दोनों तरफ वाले जो मसल्स है वो हमारे प्रभावित हो रहे हैं। आप ये महसूस करेंगे, इतना उठाने पर आप देखेंगे कि जो जो मर्म हमारे जो रीढ़ की हड्डी के दोनों तरफ जो निचले वाले हिस्से में मर्म है, तो वो जो मर्म है हमारे प्रभावित हो रहे हैं हमारे। अब इसे ऊपर लेके जाते हैं। अब हम थोड़ा पीछे करते हैं और हाथों को ऊपर आगे करते हैं। तो अब आप देखेंगे जो मर्म वाले हिस्से में है यहाँ पर जो पहले तो जो है नीचे वाला ये वाला हिस्सा प्रभावित हो रहा था मेरा। अब है थोड़े से आप ऊपर वाले हिस्से में जो हमारे बल बिंदु आएंगे, अब वो तो प्रभावित होते हैं। जैसे जैसे मैं पैरों को जो जमीन पर लगाता हूँ, तो मेरे जो है ये सब मर्म जो है प्रभावित होते हैं। और जैसे जैसे पैर जमीन पे लगते जाएंगे, तो अब जैसे जैसे पैर जमीन पे लगेंगे तो आप देखेंगे कि जो थायराइड ग्लैंड जो है मेरी ये भी प्रभावित हो रही है, यानी कि जो गर्दन के पास वाले जो मर्म है मेरे, वो भी मेरे प्रभावित हो रहे हैं। विशुद्धि चक्र प्रभावित हो रहा है। चक्र भी अपने आप में एक मर्म है, तो उसका प्रभाव जो है यहाँ पर पड़ रहा है हमारे। तो ये हमारा जो है ये हमारा सर्वांग आसन हो गया। दूसरा आसन हम देखते हैं कि जो बद पद्मासन है। बद पद्मासन में सबसे पहले तो देखिए जो जो आपके जो 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 मसल्स जो है, पैरों के जो मसल्स हैं, पैरों के मसल्स में जो ये जो साइड में जो जंगा के आसपास वाले मसल्स है, इसमें जो मर्म बिंदु यहाँ पर जो है, तो ये हमारे प्रभावित होते हैं। तो ये जो हमारे जो प्रभावित हो रहे हैं हमारे। और अब हम जब जो पद्मासन को बद पद्मासन में बदलते हैं, जब इस प्रकार जब हम करते हैं, तो आप देखते हैं कि
अब हमारी जो रीढ़ की हड्डी सीधी हो गई है, रीढ़ की हड्डी के आसपास वाले जो मर्म है वह भी जो है दबना शुरू हो गए। अब तो वो दबना शुरू हो गए तो हमारे जो है रीढ़ की हड्डी के ये जो बीच वाले हिस्से में, ये बीच की हड्डी है, तो इसके पास में सटे जितने मर्म है हमारे, उनमें खिंचाव पैदा होता है, तनाव पैदा होता है। तो हम एक एक मर्म बिंदु को दबाएं या फिर हम पद्मासन कर लें, या जितना हो पाए इतना भी करेंगे आप, इतना भी करेंगे आप, तो भी जो आप देखेंगे कि आप में दबाव अधिक महसूस होगा आपके। तो इससे जो है ये वाले मर्म बिंदु प्रभावित हो रहे हैं हमारे। और अब हम देखते हैं कि जो उत्कट आसन जो है, उत्कट आसन में, उत्कट आसन में जब हम जो है चेयर पोज में जब हम आते हैं, तो उससे देखिए, इससे जो घुटनों के पास जो जानु मर्म है हमारा, जानु मर्म पर प्रभावित हो रहा है हमारा। और जो घुटनों के नीचे वाले जो जो मर्म है हमारे, ये प्रभावित हो रहे हैं। और जंघा में जो 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 एक खिंचाव आ रहा है वो प्रभावित हो रहा है हमारा। अब हम इसी में जो है, अब हम अपनी एडी पर दबाव डालते हैं। देखिए एडी पर मेरे पंजे उठे हैं हल्के से, मेरे जो है जमीन पर लगे पंजे हल्के से उठे हैं मेरे। तो जब हम वो उठाते हैं तो हम देखते हैं कि ये वाले जो मर्म है, इस हिस्से वाले मर्म है, ये प्रभावित हो रहे हैं। तो ये यहाँ पर कौन से मर्म आते हैं अभी हम डायग्राम में देखेंगे। तो इस तरह हम देख रहे हैं कि ये वाला हिस्सा हमारा प्रभावित हो रहा है। जब हम बैठने का अभ्यास करते हैं, चेयर पोज कर रहे हैं, तो हमारी जो कमर जो है हमारी, जिसको जो है फॉरवर्ड बेंडिंग में दिक्कत हो रही थी, तो अब उनको जो है ना ये मर्म बिंदु को दबने से, ये वाला जो मांसपेशी वाला हिस्सा है, इसमें दबाव आ रहा है इसमें, तो इससे जो मर्म जो प्रभावित हो रहे हैं हमारे, तो अब उनको जो कमर दर्द है कि काफी रिलैक्स मिलता है। तो ये हमारा जो है उत्कट आसन हो गया हमारा। और इसके बाद जो है जी भी अभी इसके बाद हमारा जो है, हाँ, तो इसके बाद हमारा जो अब आता है हमारा जो जो सर्पासन, या हम इसको भुजंगासन भी कहते हैं। भुजंगासन में आप देखिए, भुजंगासन में जो है हम जो है अपने पेट के बल लेट जाएंगे, पेट के बल लेट करके और अपनी गर्दन को धीरे धीरे इस प्रकार ऊपर उठाते हैं। तो अब इसमें देखेंगे कि कमर पे भी हमारा असर पड़ रहा है, और हमारे जो जो कंधे जो है, कंधे, कंधों के पास वाले जो मर्म है, जो कंधों में जो ज्वाइंट्स है हमारे, तो वो भी जो है उन पे वो दबाव पड़ रहा है, तो वो खुलने में हमारी मदद हो रही है हमारी। और इसके बाद जो है, अब हमारा जब अब हम यहीं से ही करते हैं, धनुरासन करते हैं। धनुरासन में देखिए, धनुरासन में जो है जब हम दोनों हाथों से इस प्रकार पकड़ करके इस प्रकार ऊपर उठते हैं, तो इसमें देखिए, इसमें ना जब आप थोड़ा सा, अगर आप इसमें मॉडिफाई करेंगे धनुरासन को, कि पैरों को खोल करके और पैरों को थोड़ा मिला करके, एक तरीका ये है, तो इससे आप देखेंगे कि जो आपकी जो रीढ़ की हड्डी के जो कमर जो है हमारी, कमर के आसपास वाली मांसपेशियां, ये प्रभावित हो रही है हमारी। तो और जब हम दोनों हाथों से, अभी हमने बाहर से पकड़ा है, अब इसको अंदर से पकड़िए, अंदर से पकड़ेंगे तो आपको लगेगा कि अब अपेक्षाकृत जो है अधिक जो मर्म की जो वो जो मसाज है वो ज्यादा हो रही है। तो इससे जो है आपके जो अब रीढ़ की हड्डी के पास वाले मर्म प्रभावित हो रहे हैं, और बाहर से पकड़ने से क्या हो रहा है कि रीढ़ की हड्डी के जो दूर वाले जो मर्म है वो प्रभावित हो रहे हैं। तो इस तरह हम जो हल्का फुल्का बदलाव करते हैं, इसको थोड़ा हिलाएंगे, तो आपको महसूस होगा कि जो है हमारे जो मर्म बिंदुओं की मसाज हो रही है, जैसे हम कोई हमारी मसाज कर रहा है, इसी प्रकार से हम आसन से अपनी मसाज स्वयं ही कर रहे हैं हम। तो इस तरह हम देख सकते हैं। अब देखिए, अब हमारा जो एक हो गया हमारा पश्चिमोत्तानासन और पादहस्तासन, तो इन दोनों के लाभ लगभग एक जैसे हैं। तो हम किसी एक को देख लेते हैं। जैसे पादहस्तासन है हमारा, पहले जो वृक्षासन किया, वृक्षासन से जो है हमारे एडियो के आसपास के जो मर्म बिंदु है वह प्रभावित हो रहे हैं। सारा हमारा जो वेट है पंजों पर आया हमारा। और इस प्रकार जो है, अब हम श्वास को भी बढ़ते हुए देखिए, हमने देखिए श्वास भी जोड़ दिया इसमें, ध्यान भी जोड़ दिया, सब कुछ हमने इसमें जोड़ करके हम अपने मर्म बिंदुओं पर न केवल आसन से, स्थूल शरीर से, अपितु सूक्ष्म और कारण शरीर के माध्यम से भी प्रभाव डाल रहे हैं। और हमें कमर सीधी रखते हुए हम आगे 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 झुकते जा रहे हैं। और देखिए, अब जिनको भी जो है अगर कमर में दर्द बढ़ रहा है तो वो रुक जाए, ज्यादा आगे ना करें वो। और पर कमर सीधी रखना बहुत जरूरी है। तो इसके आसपास के जो ब्लॉकेज है रीढ़ की हड्डी के, जिनको दर्द है, समस्या है, तो उनकी ब्लॉकेज टूटती जाएगी। पर सावधानी यही रखिए कि रीढ़ की हड्डी मुड़े नहीं आपकी। ये है जो मुख्य सावधानी रखनी है। अगर नहीं समझ में आता तो किसी एक्सपर्ट के सामने की, पर हमें साइड इफेक्ट नहीं होने देना। तो हम जो है इस प्रकार हम देखते हैं कि जो है ये आसन हम जो कर रहे हैं, तो इससे जो है हमारा पूरा पूरा शरीर में पूरा खिंचाव आ रहा है। खिंचाव आने के कारण जो हमारा ब्लड सर्कुलेशन भी बहुत ही बेहतर होता जा रहा है हमारा।
और मर बिंदु में भी जो है हम खुद महसूस करेंगे कि जो है अगर हम आसन में हल्का फुल्का बदलाव करते हैं तो अब पहले हमारे शरीर में कहाँ पर इफेक्ट आ रहा था, अभी कहाँ पर इफेक्ट आ रहा है। तो हम इसके अनुसार जो है मर बिंदु को जान करके उस आसन में उसका लाभ ले सकते हैं। और इसी प्रकार जो यही जो है हमारा, इसमें भी यही रहेगा हमारा जो पश्चिमोत्तान में भी, मतलब लगभग लगभग सेम से फायदे हैं उसमें। कुछ ये खड़ा होकर के भी बैठ सकते हैं, नहीं बैठ सकते, और आगे से हम पूरा जो है श्वास को छोड़ते हुए आगे चलेंगे। और अब अंत में आता है जैसे मयूरासन। तो मयूरासन में भी हम देख सकते हैं कि मयूरासन में तो देखिए कि उसमें तो जो है मणिपुर चक्र हमारा प्रभावित हो रहा है हमारा। तो ये जो जो अंदर जो छिपा हुआ जो मर्म है, जो है जो गहराई में छिपा हुआ जो है मणिपुर चक्र के भीतर जो है नाभि वाला मर्म जो है, वह इसमें अधिक प्रभावित होता है। इससे जो जठराग्नि हमारी जो है वो बढ़ती है हमारी, सांस को भरते हुए। तो इससे हमारे जो है ब्लड का जो फ्लो हमारे पूरे शरीर में हुआ और पूरे चेहरे पर आ गया हमारा। तो इस प्रकार हमने देखा कि ये सब जो है हमारे लिए जो है, जो जो हमने मर्म अभी जाने, तो इसमें हमने ये सब हमारे इन आसनों से ही प्रभावित होते हैं हमारे। तो अभी भैया बस अभी वैसे समय तो अधिक हो गया मुझे लगता है आज ज्यादा। तो, तो बस भैया मैं जरा ये और दिखा देना चाहता हूँ बस एक बार जो है स्लाइड के माध्यम से। जी भैया, उसको कंप्लीट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम्म। तो हमने देखा कि सर्वांग आसन के माध्यम से जो है हमें जो है ये सब लाभ मिले, और इनके जो प्रभावित जो मर्म बिंदु जो हैं, जो गर्दन के आसपास वाले हिस्से में भी हमें जो है जो दबाव महसूस हुआ। और ये जो पार्श्व संधि, हृदय मर्म, स्तंभ मर्म, ये सब जो है इनके नाम हैं, इनके मर्म बिंदुओं के। तो और इसी प्रकार हम देखते हैं कि जो बद्ध पद्मासन में हमने किया था, तो इसमें जैसे कि हमारा ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हुआ, रीढ़ की हड्डी में भी मजबूती मिलती है हमें, और ये हमारी जिनकी रीढ़ की हड्डी समय से पहले मुड़ जाती है, तो वह भी जो है इसमें उसको शेड करने में मदद मिलती है हमें। और मुख्य रूप से तो देखिए ये तो सब स्थूल प्रभाव है। तो हम जो मर बिंदु पर उनके प्रभाव देखते हैं, तो हमारे जो है हमें अंदर से काफी रिलैक्स महसूस होता है। इतना रिलैक्स हमें जो है दवा खा के महसूस नहीं होगा शायद, जितनी जो हमें मर्म बिंदु चिकित्सा से महसूस होगा। एक अंदर एक भीतर की एक अलग तरह की जो प्राण शक्ति है वो है हमारे भीतर प्रभावित होती दिखेगी, दिखेगी हमें। और इसी प्रकार अब हम देखते हैं कि पादहस्त आसन में भी हमें जो है पेट अंदर की तरफ जाता है, तो चर्बी भी कम होती है, कॉन्स्टिपेशन में भी हमारे मदद मिलती है, और पाचन तंत्र भी हमारा मजबूत बनता है। तो इनसे प्रभावित जो मर्म है वो पार्श्व संधि मर्म है, इंद्रवस्ती और कटिका मर्म। और अब जैसे उत्कट आसन में जैसे उर्वी, जानु, ये जैसे कि ये जो है हमारे जो घुटनों के आसपास वाले जो हैं, तो यह जो इनसे प्रभावित होते हैं इनसे। और पार्श्व संधि मर्म है। पश्चिमोत्तान में लगभग वही सब आसन है जो कि वही लाभ सब हैं लगभग, जो हमारे जो हैं पहले जो आए थे हमारे आसन में। अब है कि ये भुजंग आसन हो गया हमारा। और भुजंग आसन के बाद में धनुरासन का भी जो हमने अभी अभी हमने देखा कि इससे जो हमें क्या क्या हमें प्रभाव मिला हमें। तो हमें क्या है कि इसी प्रकार हम जो है ये सब ये स्लाइड्स भी शेयर कर दी जाएंगी सभी के लिए। तो हम जो है इनके जो लोकेशन, जैसे कि जिन जिन वर्मों के नाम यहाँ पर लिखे गए हैं, तो उनकी हम लोकेशन की एग्जैक्ट लोकेशन जान करके उस पर और अधिक जो प्रभाव प्रभाव से हम जो है देख सकते हैं कि इनके माध्यम से जो है किन किन आसनों के करने के माध्यम से कौन कौन से मर्म बिंदु हमारे प्रभावित होते हैं हमारे। जी, तो ये सब तो पिछली बार हो गया था भैया, बस अभी यहीं तक ही, इसमें जो है अभी हम यहाँ विराम देते हैं इसको। तो अभी कुछ प्रश्नोत्तरी अगर होगी तो उस पर डिस्कस कर सकते हैं, या फिर आप लोग भी अपने अनुभव बताइए कि, क्योंकि हम सब लोग तो सब जुड़े हुए हैं यहाँ पर हम। तो आप सबने जो है इसमें काफी अच्छा आप लोगों ने कार्य किया है इसमें, तो आप अपने अनुभव दीजिए। जी राजेश भैया। जी भैया। भैया प्रणाम। जी भैया प्रणाम। भैया एक डाउट रहा मेरा कि आपने जैसे अभी पादहस्तासन किया, और आपने अभी तो उसमें आपने बताया कि सांस को भरते हुए नीचे आना है। क्या ये यही क्रम है, या अभी तक हम लोग करते आए कि सांस को छोड़ते हुए नीचे आ रहे थे, सामने की तरफ जो झुक रहे थे?
हाँ, तो वैसे जो ऐसे। सामान्य क्रम तो यही रहता है कि सांस को छोड़ते हुए जो है वो नीचे आ जाता है। तो जी। परंतु जो है सांस को भर करके नीचे आने का भी एक अलग लाभ मिलता है इसमें भी। तो इसमें इसमें भी जो ब्लॉकेज हमारी खुलती है, जैसे कि हमने जो है अपनी प्राण शक्ति अपने भीतर भर ली। जैसे महामुद्रा में हम क्या करते हैं, देखिए महामुद्रा में जो है हम जो महामुद्रा में जो नोली चालन के बाद में श्वास को भर करके तब आगे झुकते हैं। तो आगे झुकने पर उसमें हमें जो है जो हमारी जो ब्लॉकेज है वह हमारी खुलेगी। मतलब जब जो जो हमारा जो प्राण जो हमने अपने भीतर भरा वह जो है नाड़ियों के माध्यम से जो है फ्लो होने का जो है वो अपना जो फ्लो होना चाहेगा अपना, तो वो जो अपना फ्लो जो करेगा, जो प्रवाह जो नाड़ियों के माध्यम से होना चाहेगा, तो हम जो जब सांस होगा ही नहीं, कुछ भी नहीं होगा, तो उनपे दबाव कम पड़ेगा। और जिनको जो है हाई बीपी की समस्या है वह ये ना करें, उनको तो सांस छोड़ के आना चाहिए। जो जो स्वस्थ हैं और उनको अपनी ब्लॉकेज और अधिक क्लीन करनी है, तो वो सांस को भर के भी आगे झुकेंगे तो उन्हें लाभ मिलेगा। जी, धन्यवाद भैया। और मयूरासन में भी आपने यही क्रिया बताई कि मतलब सांस को भरते हुए ही फिर उसमें हम लोग दोनों हाथों पे अपना वेट लेते हैं। मयूरासन में तो भर के ही करेंगे, नहीं तो अगर उसमें तो साइड इफेक्ट हो सकता है। अगर आप जो है खाली पेट भी करेंगे ना उसको, तो आप हाँ। अपने शरीर को ना सीधा जो है तानने में दिक्कत आएगी। और सांस को जब अच्छा। भर के करते हैं, तो आप कोई भी आप देखिए, कोई भी आप जब आसन करते हैं, अगर आप भर के करते हैं तो उसे लंबे समय तक कर पाते हैं। आप जैसे कि इवन मंत्र जप भी कर रहे हैं, मंत्र जप में जो है एक अंत्य कुंभक में कीजिए, एक बाह्य कुंभक में कीजिए। अंत्य कुंभक में जो मंत्र जप आप लंबे समय तक कर पाएंगे, बाह्य कुंभक में वह जप कम होगा, क्योंकि आपके भीतर पहले से ही प्राण विद्यमान है, प्राण वायु के रूप में। तो वो आपका समय ड्यूरेशन बढ़ा देगा और आपको उस समय गहराई भी मिलेगी। तब आपको ध्यान की गहराई जो है वह ज़्यादातर अंतः कुंभक में हमें आप देखेंगे अपेक्षाकृत अधिक मिल जाती है। भैया इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन था मेरा कि जब हम लोग अंतः कुंभक नाड़ी शोधन में और प्राणाकर्षण इसमें करते हैं, तो उसमें जो ड्यूरेशन लिखा हुआ है कि जितनी देर तक आपने सांस खींचा है उससे आधे समय तक उसको अंतः कुंभक या बाह्य कुंभक में रोकना है या खींच के रखना है। तो उसमें क्या होता है कि जब हम अंतः कुंभक करते हैं तो वहां तो हमको ब्रीथ होल्ड करने का पूरा रहता है। लेकिन चूंकि इसमें ऐसा हो सकता है क्या कि मान लीजिए मैंने 3 सेकंड तक सांस खींचा और 6 सेकंड तक मेरे होल्ड करने की या 10 सेकंड तक होल्ड करने की कैपेसिटी है, तो मैं उसको 10 सेकंड तक होल्ड करके रख सकूं। तो उससे क्या कुछ उसके जो क्रम है या उसका जो बताया हुआ है निर्देश, उस पर कुछ असर खराब होगा क्या? नहीं, सेम नहीं, वे कि बिल्कुल नहीं होगा। बाह्य कुंभक में हम लोग ज्यादा देर रुक नहीं पाते हैं। हुँ, बाह्य कुंभक करने के बाद मतलब 5-6 सेकंड में लगता है कि नहीं अब सांस ले लो। तो फिर हुँ। वो थोड़ा सा वहां पे वो जो एक क्रोन क्या बोलते हैं सिंक्रोनाइजेशन या उसका जो क्रम है वो उसकी जो ड्यूरेशन दिया हुआ है उसमें वो परफेक्ट या प्रॉपर नहीं हो पाती है। तो मन में ऐसा होता है कि ये प्रॉपर हो नहीं रहा है। तो उस पे नहीं, थोड़ा नहीं, सा मैं। नहीं, देखिए, हाँ, तो भैया ये सब ना हमने गाँठें बनाई होती है अपने अंदर, जबकि ऐसा नहीं होता। वो तो एक जो भी आपको एक दिया है, एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे दिया है आपको एक। और जो है ये जो अंतः कुंभक में जो है अधिक लंबे समय तक होल्ड कर पाना और बाह्य कुंभक में कम समय तक होल्ड करना, यह स्वाभाविक है। और ये आपके साथ नहीं, सभी के साथ ऐसा होता है, हमारे साथ भी ऐसा होता है। जितने भी अभी सभी यहाँ पर हैं, सभी ये बात को मानेंगे कि ऐसा जो स्वाभाविक ही होता है, क्योंकि जब हम अंतः कुंभक में प्राण हमारे भीतर पहले से विद्यमान है, तो हम जब उस समय तक जो है, जब हम एक कुंभक लगा करके, तो हमें जो प्राण जो है वहां से भी मिल रहा है, जो प्राण हमने अपने भीतर धारण किया हुआ है। तो जो भी हम क्रिया कर रहे हैं, सोचने की क्रिया कर रहे हैं, जो भी क्रिया कर रहे हैं, उससे हमें वहां से प्राण मिल रहा है हमें। तो वह जो एक स्वाभाविक है, तो उसमें हमें यह नहीं सोचना कि हमें कि हम कम कर पा रहे हैं ज्यादा। अपनी क्षमता के अनुसार कीजिए आप। फिर आप देखें कि क्षमता आपकी धीरे धीरे अंतर कुंभक और बाह्य कुंभक दोनों में बढ़ती जाएगी। पर हमेशा जो है आप कभी भी नोट डाउन करेंगे तो आपकी जो है अंतर कुंभक में ही क्षमता हमेशा अधिक रहने वाली है, बाह्य कुंभक में हमेशा ही कम रहेगी आप। जी। धन्यवाद भैया। अच्छा, अब भैया इसमें जैसे एक मेरा भी अनुभव है, राकेश भैया ने अभी जो बात कही कि जो अंत्य कुंभक में अधिक देर तक रुकते हैं, बाहरी कुंभक में कम रुकते हैं। तो वो बात ठीक है, नितिन भैया ने की बिल्कुल ठीक है। लेकिन गुरुदेव ने जो कहा है कि उसमें जितनी देर सांस लें उससे आधे में उसको बाहरी कुंभक करें, आधे में अंतर कुंभक करें। तो उसके पीछे एक विज्ञान है। प्राणायाम का मतलब होता है रिदमिक ब्रीदिंग, रिदमिक ब्रीदिंग जिसको बोलते हैं ना। रिदम में क्या होता है कि आप देखें, रिदम में क्या होता है जब उस पर रिदम का मतलब हो गया कि जब किसी ढोलक बजाते हैं तो थाप लगानी तो उतने सेकंड के बाद ही लगाई जाती है, उसको तालबद्ध बोला जाता है। तो प्राणायाम में सांस को तालबद्ध किया जाता है। भले ही हम अंत्य कुंभक में सांस को ज्यादा रोक सकते हैं, लेकिन फिर क्या होगा कि वो रोकने के बाद में जैसे ही आप बाहरी कुंभक में जाएंगे तो सांस कम रोक पाएंगे, उससे तालबद्धता टूट जाएगी।
तो इसीलिए रिदमिक ब्रीदिंग के लिए भले ही हम जो है ये कर रहे हैं, हम ज्यादा रोक पा रहे हैं अंत्य कुंभक में, लेकिन जब आप अंत्य कुंभक में आधा रोकेंगे और फिर बाद में जो है बाहरी कुंभक में भी उतना रोक पाएंगे, तो इसलिए दोनों का कॉम्बिनेशन बराबर हो जाएगा और दोनों का ही लाभ बराबर है। इसलिए अंतः कुंभक और बाहरी कुंभक को सम करने के लिए इसमें बोला गया, क्योंकि ऐसा है कि जब हम अधिक देर तक सांस रोक लेके अंतः कुंभक में, तो फिर बाहरी कुंभक में सफोकेशन होने लगता है। और प्राणायाम में कभी सफोकेशन नहीं होना चाहिए। अगर सफोकेशन प्राणायाम में होगा तो लंबे समय तक हम कभी प्राणायाम नहीं कर पाएंगे। लोगों की यही शिकायत रहती है, लोग लंबे समय तक प्राणायाम नहीं कर पाते क्योंकि थक जाते हैं थोड़े से प्राणायाम में। ये इसीलिए क्योंकि तालबद्धता नहीं है उसमें। आप बिल्कुल ऐसे एग्जाम्पल देख के चलिए कि अगर आप तालबद्ध होके एक ही गति से चलेंगे तो लंबा चल पाएंगे। अगर कभी बहुत तेज दौड़ लिया, कभी जो बहुत धीरे चल गए, तो फिर उसमें बहुत डिस्टेंस कम कवर कर पाएंगे। इसलिए गुरुदेव ने बड़ा वैज्ञानिक इसको लिखा है। जी 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 भैया, आपने बहुत अच्छा बताया आपने। दाल बत्ता का लाभ तो जो है वो सबको मिलता ही मिलता है, वो तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो वह तो है ही, और अपने शरीर के अनुरूप भी जो है अपने शरीर के अनुरूप हमें देखना चाहिए कि हमें थकान ना हो, हमें कि हमें विशेष रूप से जो है थकान ना हो, और जो दाल बत्ता भी बनी रहेगी हमारी, तो उसका लाभ जो है अपेक्षाकृत अधिक मिलेगा हमें। परंतु जो है किसी किसी कंडीशन में जो है, जिनमें किसी से जैसे रोग से संबंधित कुछ हैं, कुछ समस्याएं कुछ हैं, तो अगर उसका हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं, अगर हमें ध्यान में जाना है तो हमें तालबद्ध रह करके हमें आगे जाना चाहिए हमें। परंतु किसी किसी अवस्था में जो है, जब जैसे कि कोई रोगी है, कोई वह जो है इनको प्राणायाम को करने जा रहा है, तो उस समय जो है उससे उससे जो सहज बन पा रहा है वह ही वो करेगा। अगर वो अंतः कुंभक में अधिक समय तक रह रहा है, तो उसको अगर उसमें अधिक लाभ मिल रहा है, तो उसकी प्राण शक्ति उतने समय में लौट करके आ रही है। तो हमें ये लगता है कि कुछ ऐसे प्रैक्टिकल किए गए, तो उनको जो है वो चीज़ ज़्यादा लंबे समय तक किया उन्होंने, और ये कम समय तक किया उन्होंने, तो उनको उससे अधिक लाभ मिला उन्हें। अगर वो दोनों को जैसे कि उनको, क्योंकि ना प्राण जो ऊर्जा जो थी, अभी वो ध्यान का वो नहीं कर रहे हैं, अभी वो स्थूल शरीर का ही अपना जो जो ट्रीटमेंट अभी कर रहे हैं अभी, और इसके माध्यम से जो कर रहे हैं। तो जब उन्होंने लंबे समय तक प्राण को धारण किया, तो फिर उनकी जो है जो बाह्य कुंभक की लेने की क्षमता भी बढ़ती जाएगी धीरे धीरे। तो अभी मतलब कि जब जो सामान्य जन जैसे शुरू करते हैं, तो वो अगर इसको अगर अधिक लंबे समय तक करते हैं, इसको कम समय तक करते हैं, तो फिर बाद में जब हमें ध्यान की गहराई में आना है, तो बात मतलब कि लगता है कि बिल्कुल ठीक है कि दाल बत्ता में ही हमें अधिक गहराई मिलेगी, और तभी आगे बढ़ा जाएगा। अब ये नहीं पता मुझे कि मैं कितना सही हूँ मैं, तो क्योंकि कुछ भी मतलब कुछ अनुभवजन्य ये भी चीजें आई थी कि जो अन्य लोगों के माध्यम से भी उन्होंने बताया था कि ऐसा करने से ऐसा हो रहा है। तो हमने कहा था थोड़ा बदलाव करके देखिए, आपकी आप इसको जो है आंतरिक कुंभों को अधिक कीजिए, बाह्य को कम कीजिए, तो आप कैसा लग रहा है, आप बताइए। तो उन्होंने बताया था कि अच्छा लग रहा है उन्हें। तो मतलब सिचुएशन के अकॉर्डिंगली हम ये देख सकते हैं कि किस सिचुएशन में हमें क्या करना है। जी जी भैया। जी, इस विषय में भैया आप कुछ कहना चाहेंगे तो जरूर बताइए भैया, अमन भैया। नहीं भैया, बिल्कुल ठीक है। वो तो जितना देर अंदर प्राण को रोकेंगे तो उतना तो एब्जॉर्प्शन करेगा ही करेगा वो। तो ये ठीक है, आपकी जो है ये बिल्कुल ठीक धारणा है। उससे लाभ तत्काल मिलता है। बट जी अमन तो भैया, मतलब एक चीज मैं यहाँ बोलना चाहूंगा कि गुरुदेव ने जो पुस्तक में लिखा है कि इसका जो लयबद्धता है वो ये है कि जितनी देर आप सांस खींच रहे हो उससे आधे देर अंदर भी और बाहर भी ये रोकने का क्रम किया जाए, तो इसमें फिर धीरे धीरे ड्यूरेशन बढ़ता ही जाता है। वो बिल्कुल नितिन भैया भी सही कह रहे हैं कि अभी आप 5 सेकंड सांस खींच पा रहे हो, तो या फिर फर्दर फ्यूचर में वो 10 सेकंड हो जाएगा, फिर खींचने की भी आपकी वो लंबाई बढ़ती जाएगी और रोकने की भी बढ़ती जाएगी। बट बिल्कुल सही जी। क्या है, वो एक मन में हमेशा ही साधक को रहता है कि मेरे से वो हो नहीं रहा है, या मतलब उसमें फिर पैनिक होने लगता है। तो उस सिचुएशन के लिए मतलब सही मार्ग क्या है, वही मेरा उद्देश्य था पूछने का ये। और दोनों ने अपने अपने लॉजिक से बिल्कुल सही कहा है। आपने भी नितिन भैया जो कहा है वो सही है कि बिल्कुल जो कंफर्टेबल है वो हो। और अमन भैया आप जो बता रहे हैं वो बिल्कुल जो पुस्तक में लिखी बात है और उसका क्या वैज्ञानिक कारण है वो आपने बताया। तो आप दोनों अनुभवी हैं, इसलिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। जी भैया, देखिए इसमें एक बात और भी आती है कि ना जैसे हम आसनों में हम देखते हैं कि जो जो ना फॉरवर्ड बेंडिंग वाले आसन जो है जिनसे नहीं हो पाते अच्छे से, तो जो है उसके लिए जो है हमने भी जैसे जानना चाहता, एक बार बाबूजी से ये प्रश्न किया था कि फॉरवर्ड बेंडिंग ज्यादा नहीं हो पाती, हम इस लिमिट से आगे नहीं झुक पाते आगे हम। तो उन्होंने बताया था कि आप जो है ना बैकवर्ड बेंडिंग का अभ्यास बढ़ाइए। आप बैकवर्ड बेंडिंग तो आपसे अच्छे से हो रही है, तो वो बढ़ाइए।
बैकवर्ड बेंडिंग के कारण भी आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाएगी शरीर के अंदर। तो फ्लेक्सिबिलिटी जब बढ़ेगी तो फॉरवर्ड बेंडिंग आपकी अपने आप फिर और थोड़ी-सी एक एक लिमिट से अधिक हो जाएगी, जितना अभी होती है उससे ज़्यादा कर पाएँगे आप। तो जब फिर हमें लगा कि जैसे जो नियम हम आसनों में लगाते हैं उसी में ही जो हम ध्यान में या प्राणायाम में भी ये नियम हम लगाएँगे तो जो है कुछ लोगों को जो है उसके अनुरूप लाभ मिलेगा। प्रणाम भैया। जी, अभी हाँ जी, सुमन दीदी। जी, दीदी। थैंक यू सो मच भैया, इतना अच्छा क्लास के लिए। मुझे एक क्वेरी है, मैंने यूट्यूब में कभी देखा था कि नाभि सेंटर में ही आपने बोला ना दोनों हथेली को जोड़ते हैं, तो दोनों हथेली जब जोड़ रहे हैं तो थोड़ा फिर से मुझे एक्सप्लेन करिए प्लीज। जी, देखिए दीदी, दोनों हथेली ना जब हम जोड़ते हैं, 1 मिनट हथेली कहाँ रहती है? हाँ, हम्म। दोनों हथेली की ये लाइन देखिए, ये लाइन जो है ना, ये लाइन बीच वाली लाइन जो ओके। है ना ये, हम्म। हाँ, ये जो उँगली से ऊपर वाली लाइन जो है ना, इन दोनों उँगलियों को इस प्रकार मोड़ना है हमें ऐसे। करेक्ट। हाँ। तो इनको मोड़ने के बाद में अब हमें ये देखना है कि उँगली के नीचे वाली ये लाइन और ये तीनों लाइनें जो है हमारी, ये अगर एक रूप में मिल रही हैं हमारी, अगर ये इससे मिल रही है, ये यहाँ से मिल रही है, ये यहाँ से मिल रही है, ये तीनों लाइनें मिल रही हैं, तो इसका मतलब है कि आपकी नाभि एकदम ठीक है। और अगर ये ऊपर-नीचे है थोड़ी, जैसे इस प्रकार है, जैसे मान लीजिए ये मिलाने के बाद इस प्रकार है हमारी, तो इसमें देखिए हाथ को ढीला छोड़ना, और अभी तो मैंने जो है जानबूझ करके ऐसे किया हुआ है, तो आपको जो है थोड़ी ऊपर-नीचे दिख रहा है। पर अगर ये सब कुछ सही से हाथ को पकड़ने के बाद, शरीर को ढीला छोड़ने के बाद भी अगर ये ऊपर-नीचे आ रही हैं, तो इसका मतलब है कि आपकी नाभि आपके सेंटर में नहीं है और आपको जो है नाभि को बैलेंस करने की ज़रूरत है। जी। नहीं भैया, वो हाथ को टाइट करेंगे तब ना देखेंगे, हाथ को टाइट करने से मेरा मिक्स मतलब मैच हो रहा है, और अगर लूज करते हैं तो नहीं मैच हो रहा है। मतलब कि लूज़ रहने का मतलब मेरा है ढीला हाथ को छोड़ दीजिए। जैसे इस तरह ढीला मतलब कि शरीर को ना ढीला में शरीर को ज़रा टाइट कर लेंगे ना, तो भी जो हिसाब से ना, जैसे शरीर को ढीला छोड़ दिया हमने इस प्रकार, ढीला शरीर को हम्म। छोड़ा, ढीला शरीर को छोड़ करके सामने वाला व्यक्ति अब देखेगा हमारी। सामने वाला जो है ना, इसलिए जो है ना ये स्वयं को देखने में कभी-कभी जो है ना थोड़ी-सी दिक्कत हो सकती है। तो अगर सामने वाला व्यक्ति अगर आपका देखेगा तो वो अच्छे से देख पाएगा आपकी नाभि। और जब नाभि सेंटर में नहीं होता है तो क्या प्रॉब्लम होता है? नाभि सेंटर में नहीं होता तो उनको जो पेट से रिलेटेड बहुत सी समस्याएँ होती है और उनको समस्या का कारण ही पता नहीं लगता कि उनका पेट दर्द क्यों हो रहा है, अचानक से पेट दर्द हो जाएगा, मेंस्ट्रुअल पीरियड में दिक्कत आएगी, कॉन्स्टिपेशन हो सकती है, गैस बन सकती है। तो इस तरह की जो पेट में कुछ-कुछ आवाज़ें आना, मतलब तो मतलब कि पेट से संबंधित जो है और जिसकी अग्नि बंद हो सकती है, ज जठराग्नि भी बहुत हल्की हो जाएगी, भोजन जल्दी से डाइजेस्ट नहीं हो रहा। तो पेट से संबंधित जो पाचन तंत्र से संबंधित जो रोग हैं, वह हमारे जो है नाभि के डिगने से, मणिपुर चक्र के इम्बैलेंस होने से होते हैं। अब भैया एक और चीज है, मुझे ये बताइए कि ये तो ज्वाइंट कर रही हूँ, कॉन्स्टिपेशन का मर्म से क्या है? देखिए मैं सुबह 5 बजे उठी, ठीक है, 5 बजे उठ के क्लास कर ली बाबूजी का, लेकिन पानी भी बहुत, ऊसापन बहुत किया। और घर में तो बच्चा रहेगा, बहन आई है, बहन को तो वो तो रहता ही रहता है। अगर मैं बिना बोले अगर पानी पी लिया, अच्छा से स्वाद है कि, तो मतलब मेरा पेट साफ हो जाएगा। अगर नहीं बोल ली, बच्चे को थप्पड़ लगाई, मेरा आदत है थप्पड़ लगाती हूँ, चिल्लाती हूँ, अगर ये सब किया तो मेरा पेट साफ होगा ही नहीं, और मुझे इतना सर दर्द होने लगता है, मैं परेशान हूँ इससे। तो इसमें कौन सा करूँ मैं, ये बता दीजिए। हाँ, तो इ इसमें तो देखिए जैसे जो शरीर जो है हमारा वो सिर्फ़ स्थूल शरीर ही नहीं, वो सूक्ष्म शरीर से भी संबंधित है। तो आपका जैसे कि जो सूक्ष्म शरीर जो विचारों के माध्यम से जो एक विचार जो पहले एक दिशा में लगा हुआ था, तो आपका शरीर भी अच्छे से कार्य कर रहा था और आपके जो विचार भी अच्छे से कार्य कर रहे थे। अब विचारों में जैसे ऐसा आया, किसी पे गुस्सा आ गया, तो उसका जो असर जो है कुछ का शरीर जैसे कि सेंसिटिविटी अधिक है, तो उ उ उस उसमें जो है फिर उस हिस्से में दबाव अब आया कुछ ऐसा, और वो जो है वो आपकी स्थूल जो क्रियाकलाप है वो भी आपके जो है विचलित हो गए आपके। तो इसमें यही है कि उसमें हमें थोड़ा-सा बैलेंस करना पड़ता है और थोड़ा हमें अधिक समय और जो है देना चाहिए। जैसे जितना जैसे कि हमें जब क्रोध आया, क्रोध से जो भी हमारे मन में जो जो मन हमारा विचलित हुआ हमारा, तो उसको बैलेंस करने के लिए फिर थोड़ा-सा देर ध्यान में बैठ के उसे सम कर लीजिए, उसे 1 या 2 मिनट का, क्योंकि आप तो काफ़ी समय से कर रही हैं। तो आप 1-2 मिनट में ही आपको आपको लगता है कि हाँ, ये तो मैंने क्यों किया? ये तो ईश्वर का स्वरूप है ये तो। आप बच्चे को देखेंगे, उसका स्वरूप देखेंगे, ये तो जो है एक तरह से जो हँसी-मज़ाक कर रहा है, मतलब हमारे साथ में, जैसे कि उसका स्वरूप देखेंगे, ईश्वर हमारे साथ में ऐसा कर रहा है, हमारी परीक्षा लेने के लिए। देखिए हमें क्रोध आ रहा है, नहीं आ रहा, हमें क्या हो रहा है? तो इस तरह की भावनाओं से वो क्रोध आना भी कम हो जाएगा, और अगर आ भी गया तो भी चलो उसको सुधारना भी ज़रूरी है उसको, क्योंकि कोई बच्चा गलत काम कर रहा है, तो उसको जब तक एक चाँटा लगेगा नहीं, जब तक वो मानेगा भी नहीं, जब तक वो। तो उसके बाद उसको प्यार से समझा दिया उसको। तो दोनों तरह से ना अपने अंदर, मतलब कि ये ऐसा ना फ़ील हो कि भई हमने कुछ गलत काम कुछ किया।
तो दोनों तरह से हमें ईश्वर का काम समझ के उसे कर दिया। सुधार भी ज़रूरी है और वह भी ज़रूरी है, अपना समझाना भी ज़रूरी है। तो दोनों काम साथ-साथ चलेंगे, तो अपने अंदर की जो आत्मग्लानि जब खत्म होगी, तो यह असर भी धीरे-धीरे कम होने लगेगा। ठीक है भैया, एक और चीज मैं पूछी हूँ, बस लास्ट क्वेश्चन कि मैं जब वो तो ठीक है, विचारों से बहुत कनेक्टेड है, वो मुझे भी रियलाइज हो रहा था। नहीं, मैं अपना हाथ ना फोटो भेजूंगी आपको, एक टाइट करके, एक स्थूल करके, तो थोड़ा आप क्लैरिटी दे दीजिएगा। थैंक यू। और थोड़ा मुझे ना पीडीएफ चाहिए, मुझे मेल आईडी में चाहिए, तो मुझे मेल में दे दीजिए, थोड़ा पढ़ना है। अब क्लास भी मैं प्रॉपर अटेंशन के साथ नहीं कर पाई हूँ, तो थोड़ा दे दीजिएगा। ठीक है, मैं मेल आईडी शेयर कर दूंगी ग्रुप में, आप मुझे दे दीजिएगा। ओके, या आपको पर्सनल में दे दूंगी। थैंक यू सो मच भैया। ठीक है। जी, विभा दीदी का है। जी, भैया समय तो हो गया वैसे, पर अभी 2 मिनट भी है। जी, भैया हाँ, प्रणाम। जी, प्रणाम। भैया प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद भैया आज के क्लास के लिए। भैया हम इतना जानकारी आपसे पूछ रहे हैं कि बाल बहुत ज्यादा झड़ता है, उसके लिए कोई उपाय है क्या? बाल को झड़ने का ना एक संबंध यदि पाचन क्षमता से भी होता है। अगर हमारा जो है पेट में अगर कोई दिक्कत है, तो जो है उसमें भी फिर वो समस्या आती है हमें। तो उसके भैया लिए जो है हम एक काम ये कर सकते हैं कि जो नारियल का तेल जो है, नारियल के तेल में जो एक जो फूल होते हैं, जो हिबिस्कस फूल, हिबिस्कस बोलते हैं उसको। हिबिस्कस का हिंदी में मुझे अभी अनुवाद नहीं ध्यान आ रहा। तो जो लाल रंग के फूल होते हैं, तो उन फूलों को जो है गुड़हल, उसमें तेल गुड़हल में गर्म बोलते हैं भैया, करके गुड़हल। और उस तेल को आप लगाइए। जी, गुड़हल बोलते हैं हिंदी में। गुड़हल, जी हाँ, जी, जी, सही कहा भैया आपने। ना तो दीदी जो गुड़हल के फूल हैं, गुड़हल के फूलों को नारियल के तेल में गरम करके आप वो उससे आप सिर की मसाज कीजिए, तो वो जो बालों का झड़ना वो रोक देंगे वो, और उससे भी काफ़ी मजबूती मिलेगी। और अपने जो है पेट को भी एक बार देखिए कि अगर पाचन क्षमता में नहीं भी भैया, ये सब दिक्कत सही है है, तो। बस सब कुछ सही है, पर बस बाल के लिए एक मेरी समस्या है। उसके पीछे भी जो कारण है वो भी मुझे पता है, लेकिन फिर भी उसका उसका तो समाधान हो गया। जैसे हम बहुत ज्यादा जब टेंशन लेते हैं ना, तो मेरी बाल डायरेक्ट झड़ना चालू हो जाता है। जब बंद करते हैं फिर भी उसको तो झड़ने का लत लग गया, तो झड़ेगा ही। तो उसको सिर्फ बाल को हमको रोकना है। ब्रश कर लेते हैं। हाँ हाँ। जी, जी। जी तो भैया। इसमें एक काम दीदी और कर सकते हैं। जैसे जी आप बालों में ना ये जो शैम्पू आते हैं, ये वाले शैम्पू ना लगाएं। बालों को अगर धुलना है तो उसको मुल्तानी मिट्टी से, गोमूत्र से, या फिर शांति कुंज में एक शैम्पू आता है, कामधेनु शैम्पू, उससे धुला कीजिए तो आपके बाल तुरंत रुक जाएंगे और जो झड़ गए वो भी आना चालू हो जाएंगे। कहाँ मिलेगा भैया? गायत्री मंदिर शां मिल जाएगा? गायत्री मंदिर मिल जाएगा, नहीं तो कोई शांति कुंज आता है तो शांति कुंज से मंगा लीजिए कामधेनु शैम्पू। और अभी के लिए नहीं है तो बालों को मुल्तानी मिट्टी से धोने का प्रयास कीजिए, उसमें नीम वगैरह डाल के मुल्तानी मिट्टी से धोइए, तो उससे तो स्किन के भैया, डिसऑर्डर ठीक हो जाएगा और बाल नहीं झड़ेंगे आपके। भैया एक चीज की तो और तो समस्या है, जैसे हमें मतलब ठंडा से परहेज करना है, क्योंकि हमारी कान में, जैसे हम मुल्तानी मिट्टी से धोए थे, बाल झड़ना बंद हो गया, लेकिन मेरा कान में दूसरा दूसरा परेशानी हो गया, तो इसलिए हम बंद कर दिए। हाँ, तो उसमें ये बढ़िया है, फिर वो शैम्पू किसी से मंगा लीजिए आप, तो वो शैम्पू लगाइए तो बढ़िया रहेगा। ठीक है भैया, हम देखते हैं। जी। जी, वो कौन? शैम्पू में दीदी आंवला, रीठा, शिकाकाई भी होता है और गौमूत्र भी होता है उसके अंदर। तो आंवला, रीठा, शिकाकाई तीनों ही बालों के लिए बहुत अच्छी औषधि है। जी, जी भैया। भैया थोड़ा सा हम तो भूल जाएंगे अभी तो, क्योंकि छत पे है, थोड़ा सा हमें ग्रुप पे भेज दीजिएगा, हम मंगवा लेंगे फोन करके। जी, जी, ठीक है। जी भैया प्रणाम। प्रणाम। जी दीदी, हाँ, हर्षा दीदी का भी है। जी, प्रणाम भैया, बहुत अच्छी क्लास रही आज की। और मैंने देखा है एक्यूप्रेशर से मतलब एलोपैथी से भी ज्यादा इफेक्ट करता है एक्यूप्रेशर, क्योंकि मेरे हस्बैंड 6 महीना पहले सर्वाइव नहीं कर सकते, उतने बीमार हुए थे। तो कोई नाड़ी के डॉक्टर मिले थे, तो मतलब एक दिन में ही उसका मतलब काफी ठीक हो गया, एक दिन में। बाकी 1.5 मंथ ट्रीटमेंट तो ली। तो मुझे लग रहा था कि मुझे भी ये सीखना चाहिए। एक्यूप्रेशर भी था उसमें, और क्या बोलते हैं वो कप्स लगाते हैं ना, वो भी था। 2-3 ट्रीटमेंट थी, लेकिन मुझे लग रहा था कि वो एक्यूप्रेशर से ही ज्यादा ठीक हुए थे। तो क्या सिस्टमेटिक स्टडीज यहाँ पे सिखा सकते हैं आप? आपको काफी नॉलेज लग रहा है।
तो एक्यूप्रेशर के ऊपर आप ज्यादा क्लासेस ले सकते हैं भैया, मेरा एक निवेदन है। हमारा दीदी, हमारा इसमें इतना अधिक अनुभव नहीं है यहाँ पर। तो जैसे और भी, जैसे हमारे जो डॉक्टर साहब हैं, हमारे और भी लोग हैं, तो ये तो हमने थोड़ा बहुत जो सीखा था, तो उसी पे ही थोड़ा बहुत और थोड़ा सर्च करके थोड़ा बताए थे आपको। तो हाँ, बाकी ये है कि थोड़ा अंतर में ये पता लगा कि जैसे एक्वा प्रेशर और मर्म बिंदु में से, अगर मर्म बिंदु अगर हम सीखेंगे तो उससे भी और भी अच्छा उसमें में लाभ मिलेगा हमें उसमें भी। वही आप मर्म चाहें तो बिंदु, दोनों सीख सकते हैं। मर्म बिंदु और एक्यूप्रेशर एक सेम टाइप नहीं? मतलब मर्म बिंदु जो है वो थोड़ा उससे भी गहराई में जाते हैं। मर्म बिंदु की जब हम बात करते हैं तो उसमें, क्योंकि जो है वो तीनों शरीर मिलकर के कार्य करते हैं, स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर, उस पे जी जो है कार्य करते हैं। और इसमें एक्यूप्रेशर में जो पॉइंट दबाते हैं और अपने जो प्राण के प्रवाह को, जो है ब्लॉकेज को खोलते हैं एक्यूप्रेशर में। तो शुरुआती स्टेज में हम जो है इनका सहायता लें, एक्यूप्रेशर की सहायता लें। और जैसे जैसे जो है हमें और गहराई में हमें लाभ लेना है। बहुत बार क्या होता है कि ना, एक्यूप्रेशर से भी जब लाभ नहीं मिल पाता, तो फिर जो जिनको जो है मर्म बिंदु, सटीक मर्म बिंदु पता होते हैं कि ये मर्म बिंदु हमारे जी शरीर में यहाँ यहाँ पर है। और जी एक्यूप्रेशर में तो मुख्य रूप से जो जो हमारा जो ट्रीटमेंट होता है वो हाथों के माध्यम से होता है। जैसे हाथों में आगे जी जी। पीछे से हम करते हैं, तो जैसे ये हम्म हाथ है हमारा, हाथों में जैसे इन इन दो को हम्म अगर हम पैर मान लें, ये दो हमारे हाथ हो हम्म, गए और ये हमारा सिर हो गया हमारा। तो इसी जी इसी को ये एक हमारी जो है पूरी शरीर की संरचना जो है हमारी इसी में समिट करके आ जाती है हमारी। जी। तो इसके माध्यम से जो ट्रीटमेंट जो करते हैं ज्यादातर वो होते हैं। और जो मर्म बिंदु हमारे पूरे शरीर में आगे पीछे और गहराई में, ऊपर तह में, सब जगह हमारे विद्यमान होते हैं। हाँ, वैसे ही उन्होंने ट्रीटमेंट दी थी, और वैसे लंग्स का प्रॉब्लम था, और क्या बोलते हैं, हार्ट बीट बहुत फास्ट हो गए थे। तो उन्होंने मतलब लंग्स के ऊपर कुछ कहीं कहीं पे दबाया, तो एक दिन में ही बहुत ज्यादा फर्क हो गया। वो नाड़ी के डॉक्टर है एक्चुअली, हम्म। तो वो हाँ, कुछ तो कोई उनको सिखा, नाड़ी होगा, हाँ। हाँ नाड़ी के डॉक्टर है। हम्म। तो मैं सोच ये रही थी थोड़ा मैं हेल्प कर सकती हूँ, किसी को सिखा हुआ है तो जी, करके। सभी को प्रणाम। क्या 2 मिनट ले लूं मैं अभी बहन जी जी के जी उसमें? जी दीदी, तो हाँ दीदी, नहीं बहुत आपका बस बढ़िया, जरूर, जी धन्यवाद, जी। बहुत धन्यवाद बढ़िया भैया। टॉपिक, बहुत बढ़िया टॉपिक लिया भैया आपने और बहुत अच्छी तरह समझाया। इसमें 2-3 चीजें अभी ये हैं कि हमारे वैदिक कर्म कांडों में भी कई मर्म जो है प्रभावित होते हैं। हमारे ऋषियों ने ऐसी व्यवस्था रखी है। जैसे अधिपति मर्म होता है, ये हमारे जो तिष्ठ देवी शिखा, मध्यम शिखा स्थान पे होता है। 5 उंगलियों से उन्हें उसे स्टिमुलेट करने का विधान है। तो वो ऑलरेडी, और स्थापनी मर्म होता है दोनों भवों के बीच, जो आज्ञा चक्र वाले एरिया में हम लोग तिलक करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे हैं पॉइंट जी, स्थापनी मर्म कहते हैं। तो इसको स्टिमुलेट करते हैं। इस पर जो फिर जो हम पदार्थ लगाते हैं, केसर, चंदन वगैरह, ये सब का भी अभी समय की कमी है, इसलिए फिर कभी डिस्कस करें। दूसरा भी बहन जी पूछ रही थी ना कि इसके कोर्सेज जो हैं, डॉक्टर सुनील कुमार जोशी जी, गुरुकुल कांगड़ी आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय के उसके सर्जरी के हेड भी थे, डीन भी थे। उन्होंने 20-30 साल तक इस पर रिसर्च करी है, आयुर्वेद का जो ये अंग है मर्म चिकित्सा, और इसको रिवाइव किया है। वो सारी जगह कोर्सेज कराते हैं, देश विदेशों में शिविर लगाते हैं, और वो ट्रीटमेंट भी करते हैं। तो शायद शांति कुंज में भी इसके अब ऑनलाइन कोर्सेज शायद हो रहे हैं। और उनकी उनसे आप संपर्क, उनकी पुस्तकें भी बहुत सारी हैं वहाँ पे, हरिद्वार में हम जाते हैं, ऑनलाइन भी होंगी। और उनके बहुत सारे वीडियोस भी इस पे अवेलेबल हैं। बहुत ही, वो कहते हैं 0.8 सेकंड तक अगर स्टिमुलेट करें कोई मर्म को, क्योंकि उन्होंने बहुत ही रिसर्च करके बहुत ही सिंपल कर दिया है इसको। तो उसका भी हम लोग लाभ ले सकते हैं वीडियो से, उनकी पुस्तकों से। और कोर्स कोई करना चाहें तो शांति कुंज में भी होते हैं, और डॉक्टर S K जोशी जी भी कराते हैं। और मृत्युंजय मिशन हरिद्वार नाम से इनका भी चलता है। तो बहुत ही अच्छा है। और ये जो टॉपिक आप अगले बार भी आप थोड़ा और डिटेल बताएंगे तो और अच्छा रहेगा। और पता भी होना चाहिए, कुछ ऐसे सद्य घातक मर्म भी होते हैं कि अगर उस स्थान पे चोट लगे तो सद्य मृत्यु हो जाती है। तो राजा महाराजाओं और इन सबको ये चीजें सिखाई जाती थी, और बचाव भी सिखाया जाता था। इसीलिए ये सब पहने जाते थे, ये बख्तर वख्तर और ये सब, मणिबंध पर और ये सब। तो ये बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर जनरल पब्लिक में पहुंचे तो हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा कोशिश करनी पड़ेगी। और कोर्स के लिए आप उनसे संपर्क कर सकते हैं, या आप, कई लोग उनके जो शिष्य हैं वो लोग भी कराए हैं, शांति कुंज में भी उन्होंने ट्रेनिंग दी थी, और वो लोग भी अब शायद कर रहे हैं। तो DSVV से आप एक लोग बार इनका संपर्क नाम कर सकते एक बार हैं। इनका नाम फिर से बता दीजिए। जी, प्रोफेसर सुनील कुमार जोशी, मृत्युंजय मिशन हरिद्वार। उनकी क्लिनिक भी है। जो असाध्य रोगी हैं, विदेशों से आते हैं, वो एक तरह का मर्मा का एक केस सा बना देते हैं। वो मतलब वो उस पर लेटने के लिए पेशेंट, मतलब बहुत ही बिगड़े हुए, जो कहीं से कुछ नहीं ठीक हो सकते, वो उनको ठीक करते हैं। तो ये उनका एक मिशन ही है कि सारी दुनिया में मर्म चिकित्सा के बारे में ज्ञान दूं। तो उनसे आप संपर्क कर सकते हैं, मैडम, या फिर उनकी वीडियो मैं देख लिख सकते नहीं पाई मैम, वापस एक बार रिपीट कर दीजिए, मैं हैं। लिख नहीं पाई, लिख प्रोफेसर ली।
प्रोफेसर सुनील कुमार जोशी। सुनील कुमार जोशी। हाँ, मृत्युंजय मिशन हरिद्वार। ये दीदी आपको YouTube में भी इसकी पूरी जानकारी और छोटे छोटे वीडियो जी इनके जी मिलेंगे जी। आपको YouTube। हाँ, छोटे मृत्यु सारे वीडियो हैं ये। हाँ, खासकर घुटनों के दर्द के लिए बहुत ही अच्छे अच्छे उन्होंने इतने सिंपल कर दिया है ना, कि आप घर में बैठे बैठे हर चीज के उन्होंने हर पॉइंट के मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के जो हम बाहर से कर सकते हैं उन्होंने वीडियो बना के रख दे दिए हैं। और बुक्स भी उनकी वहीं पे शांति कुंज के पास डोलिया पुस्तक भंडार है, वहां पर मिली, मैं भी लाई थी, तो थोड़ा सा मैंने भी स्टडी करा है मैम गुरुदेव ने मुझे। मैम और आपके ये पास बहुत ही, आप और तो दीदी ये क्लास जितनी एक बार आप आप दीजिए बेंगलोर में दीदी है ना। ना मैडम? आप बेंगलोर में जितनी है ना? भी, जी अभी अभी हम वो वहां गए थे तपोभूमि, काफी दिन रह के आए शरीर मुझे शोधन थोड़े शिविर दिन में, आप बोरो अभी कर वापस सकती आए हो? हैं। तो फिर आपकी बेंगलुरु बुक में हम लोग मिलेंगे जी। तो मुझे एक आप चीज मैं और तो बतानी बेंगलोर थी में हूँ। जी हाँ, तो फिर अभी मिलते हैं किसी समय, तो ये इनको हाँ, हम लोग कुछ करेंगे। और मृत्युंजय एप्पल वाले कुछ बोले आप मैम, एड्रेस प्लीज। मृत्युंजय मृत्युंजय मिशन हरिद्वार, जो उनकी संस्था है, जो लोग ये इस पर काम कर रहे हैं वो लोग, और उनका नाम है प्रोफेसर सुनील कुमार जोशी। जैसे आप मर्मा चिकित्सा कर टाइप करेंगे ना यूट्यूब पे, तो पहले सबसे उनके वो ही आ जाएंगे, इतने सारे हैं, उसको हम समझ लें तो उससे ही बहुत सारे काम हो जाते हैं। मुझे बहुत इंटरेस्ट है मैम, अभी घर में बैठे ही रहते हैं सारा दिन, तो कुछ नहीं नॉलेज नहीं नहीं, कोर्स आएगा तो। जितने भी ऑनलाइन कोर्सेज हरिद्वार में बहुत एक से एक अच्छे हो रहे हैं, जो घर बैठे कर सकते हैं, करना चाहिए। स्वयं भी अच्छा। लाभ लीजिए, दूसरों को भी दीजिए। हाँ गुरुदेव ने तो अर्जन तब कहा है ना, कि खुद ज्ञान का अर्जन करो, सीखो, और दूसरों का भला करो, और अपना तो हो ही जाएगा। ठीक है। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। प्रणाम, धन्यवाद। जी दीदी और ये बहुत बहुत धन्यवाद एक्यूप्रेशर और आपका। सॉरी, जी एक्यूप्रेशर और ये सारी जो है विद्याएं इसी मर्म चिकित्सा से निकली हुई हैं। अब किसी ने उनको फिर सुजोग बना दिया और उस पर आगे डिटेल करते गए, थोड़ा सा इधर से उधर करके, पर ये ओरिजिनल चिकित्सा यही थी, एक्यूप्रेशर। और ये जितना थेरेपीज हैं, एक्यूपंक्चर भी, पंक्चर में फिर पंक्चर कर देते हैं उस खास पॉइंट को लोकेट करके। और ये इतनी इफेक्टिव है कि कई बार लोग कोमा में से भी निकले हैं। दिल्ली का ये गंगाराम हॉस्पिटल का केस है, वो कई दिन से कोमा में थे, तो एक हमारे डॉक्टर हैं, एमबीबीएस और सब एमडी हैं वो, लेकिन उन्होंने ये एक्यूपंक्चर पर काम किया, न्यूज़पेपर में भी आया था। बहुत उन्होंने रिसर्च करी, कोर्स किया, तो वो ऐसे उनके कोई रिलेशन थे एडमिटेड वहां पे, तो उन्होंने सोचा मेरे पास और तो कुछ नहीं, उन्होंने चाबी से, उनका मरमा पॉइंट कार की चाबी थी हाथ में, दबा दिया, वो कोमा में से उठ गए। तो ये इतनी इफेक्टिव चीजें हैं, अगर इनको हम थोड़ा सा समझ लें और जान लें, मेरे और फिर इसका लाभ मेरे दूसरों को भी हस्बैंड दें। के साथ ऐसा ही हुआ, मतलब एक दिन जी, में बहुत ज्यादा ठीक हो सही गए। सही जगह पे सही पॉइंट हाँ। अगर दबाए जाए तो हाँ जी, बहुत चमत्कारी रिजल्ट्स होते हैं जी। प्रणाम सब, इसीलिए मुझे धन्यवाद। इतना विश्वास है। धन्यवाद। जी दीदी अगर आप भी एक कक्षा आप भी लें तो आपसे भी हमें बहुत कुछ जानने को मिलेगा, क्योंकि आपका तो पूरा शरीर पर आपके आपको अच्छा अनुभव है इन सब चीजों का। तो इतना नहीं आपसे भैया, मैं थोड़ा थोड़ा कुछ भी ऐसी थोड़ा जिज्ञासु टाइप की हूँ, तो गुरुदेव कुछ ना कुछ देते रहते हैं कि ये भी समझो वो भी समझो। ये मास्टरी नहीं है, हाँ, पर ठीक है जितना, इसलिए कि किसी का भला हो जाए, इसलिए कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। तो आपने बहुत अच्छा समझाया, और अगली बार भी आप और लीजिएगा तो इस पर और हम लोग थोड़ा कोशिश करेंगे कि ज्यादा इसका प्रचार प्रसार भी हो, और हम लोग उसको दैनिक उपयोग में भी लाएं। ठीक है, प्रणाम। बस समय तो काफी हो गया, बस आदित्य भैया भी शायद कुछ पूछना चाह रहे थे कुछ। जी अमन भैया, समय तो हो गया है। भैया समय हो आदित्य भैया। गया। जी जी अगली भैया क्लास कोई में पूछेंगे। कोई बात नहीं, 1 मिनट बता दीजिए आप क्या कहना चाह रहे हैं। भैया मैं ये पूछ रहा था कि आप बता रहे थे ना कि जब मंत्र जप करते हैं तो अंतः कुंभक करके करते हैं, लेकिन जब लंबे समय तक अगर मंत्र जप करना है तो अंतः कुंभक नहीं कर सकते ना, सांस तो सामान्य रहना चाहिए। नहीं जब में देखिए वो तो एक हाँ सामान्य श्वास में तो होगा ही होगा अधिक, परंतु जो गहराई में जब जाते हैं ना ध्यान में, जब हम प्राणों की गति का जब अवरोध होता है, जब जब प्राण प्राण का जो फ्लो जो है वो रुकता है, तो ध्यान में गहराई आती है। मतलब मेरा वो कहने का अर्थ ये था कि और हमें जो है ना शुरुआत में जैसे जो अभ्यास जो हम करते हैं, तो हमें कुंभक का अभ्यास बढ़ाते हैं तो ध्यान में गहराई बढ़ती है। मतलब ये दोनों चीजें एक दूसरे से कोरिलेट करती हैं, क्योंकि जब हम श्वास लेते रहेंगे छोड़ते रहेंगे, और जिनका मन सद गया है उनके लिए ठीक है, उनके लिए कि सामान्य अवस्था में सांस ले रहे हैं छोड़ रहे हैं, तो उनको जो है उनको जप करेंगे उसमें उनको गहराई मिल जाएगी इनको। परंतु जिनको जो है जिनको जो है शुरुआत में उनका मन इधर उधर अधिक भाग रहा है, तो उनको जो है बंद के साथ में अगर वो बंद को लंबे समय अभ्यास करें और फिर जप करेंगे वो, तो उससे उनका जो है प्राण जो है ना वो थोड़ा सा वो रहेगा, स्टेबल रहेगा वो, क्योंकि जो प्राण जब वो सांसों के माध्यम से ही जो है वो फ्लो हो रहा है, जब वो स्टेबल होगा तो हमारे मन भी हमारा जो है वो स्टेबल रहने लगेगा हमारा। तो मैं उस अर्थों में कह रहा था, बाकी मतलब आपका।
आपका कहना भैया ये है कि सुबह जो हम लोग मंत्र जप करते हैं उसमें ये अभ्यास कर सकते हैं, इस क्रिया योग को भी जोड़ सकते हैं उस मंत्र जप के समय। हाँ, आप अनुभव लेके देखिए कि क्योंकि हर एक का जरूरी नहीं कि इसी से अच्छा लगे। हो सकता है कि जिस तरह से आप कर रहे हैं उसी में आपको गहराई मिले और अधिक अच्छा लगे आपको। परंतु इसके जो है इसके परिणाम अलग होते हैं। जैसे कि हम जो प्राणायाम में जब हम बंदों का जब हम अभ्यास करते हैं तो प्राणायाम में सिद्धि पाने में हमें हेल्प करते हैं बंद हमारे। तो इसलिए जो है हमें हमें जो है प्राणायाम तो लंबे समय तक कर रहे हैं तो उन प्राणायाम में हमें लंबे समय तक बंदों का अभ्यास करना चाहिए हमें। मतलब अगर अगर हम एक प्राणायाम को लंबे समय कर रहे हैं तो उसकी अपेक्षाकृत अगर हम उस परिणाम को कम समय करेंगे पर उसमें बंद लंबा लगाएंगे तो वो प्राणायाम हमें कम समय में अधिक लाभ देगा। हाँ भैया, ठीक है भैया, धन्यवाद। जी भैया, धन्यवाद। प्रणाम। जी जी भैया, अमन भैया, समय तो काफी हो गया है तो कक्षा समापन जी किया भैया, जाए। जी जी जी, शांति पाठ कर सकते हैं। जी ठीक है, तो शांति पाठ करते हैं। ये सभी एक बार ओम, 3 बार शांति। ओ शांति शांति शांति। आप सभी को प्रणाम, सभी का बहुत बहुत